Hi everyone. So good evening. Today we are going to talk about one pager and I'm gonna assume कि आपको पता है one pager क्या होता है. मैं ये नहीं बताऊंगी कि one pager क्या होता है. ये पीछे what you see here is a one pager notes. Okay. ये सॉइल की डायमेंशन के एक वन पेजर नोट्स है, ठीक है, जो कि NCERTs या स्टैंडर्ड सोर्स से बनाए गए. अगर आपके पास इस टाइप की चीज़ नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव दिस, इस तरीके के डायमेंशंस के साथ, तो योर प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीटली फ्लॉड बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिवाइज, यू कैन नॉट रिकॉल, और टेस्ट में आप ब्लैक सॉइल को लैटेराइट सॉइल से मिस्टेक करके आओगे क्योंकि आपने 15-20 पेजेस का एक चैप्टर ऊपर से रिवाइज किया है बिना किसी PYQ की डायमेंशन को अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है. सो I'm not going to tell you what one pager is again. We're just going to talk about how to make one pager notes. All right. So let's go start with the session. ये one pager notes हमारी एक रैंकर के हैं UAP student. This is let's start with prelims पहले, ठीक है. prelims और mains दोनों को cover करेंगे in like you know most efficient manner. तो prelims के अंदर if you see this, okay. So these are the topics. This is like a kind of a heat map that we show, but this is the topic that जहाँ से सबसे ज़्यादा prelims के questions आ रहे हैं, ठीक है. ये subjects हैं. अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर थीम्स होती हैं, टॉपिक्स होती हैं, और उन टॉपिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी हमारे पास वन पेजर नोट्स होनी चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है. डायमेंशन है एक्सपैंडिंग बिकॉज करंट अफेयर्स का कंटेंट भी बहुत बढ़ रहा है, और एक टॉपर जो है उसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी का सबसे फंडामेंटल आइडिया वो होता है कि उसके पास वो वन पेजर नोट्स होती हैं. आप अगर नोट्स बना रहे हो और वो ऐसे नहीं है कि 45 मिनट्स एग्जाम के पहले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द डायरेक्शन दैट यू नो वॉट, I have to think from the direction कि क्या चल रहा है when it comes to the PYQs. Alright. PYQs में क्या चल रहा है, 45 मिनट्स पहले मैं रिवाइज करने के लिए मेरे पास कंटेंट है कि नहीं है. GS के पेपर से पहले तुम जा रहे हो, तुमको ज्योग्राफी का रिवीजन होना है, तो मेरे पास 25 पेजेस की नोट्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. शायद थोड़ी कम और ज़्यादा बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन यू नो अगर कॉन्टेंट है, बट उससे कम नहीं, बट 25 पेजेस की नोट्स होनी चाहिए कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करने के लिए 1 पेजेस में. अब वो कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, कंटेंट क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट. लेट्स से प्रीलिम्स की थीम्स हैं. दीज आर द मेजर सब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी. सबसे मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं. सबसे पहले इनकी नोट्स बनाना चालू करेंगे, ठीक है. अब ये क्या मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे तुम्हें, ये है सॉइल्स, ठीक है. सॉइल्स एक माइक्रो थीम है. मैंने अभी आप वन पेजर भी यही दिखाया था. तो सॉइल से डायमेंशन क्या बनती है, देखो अगर तुम PYQ को एनालाइज करते हो और तुम्हें पता है कि तो माइक्रो थीम, आई एम अज्यूमिंग आपको सबको माइक्रो थीम के बारे में पता है. डू यू गाइज नो व्हाट इज अ माइक्रो थीम? आई होप यू डू. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर तुम ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे एंड आई विल शो यू द क्वेश्चंस एंड आप चैट में बताना कि आपको क्या डायमेंशन समझ में आ रही है, ठीक है. सो लेट्स सी, दिस इज द टॉपिक. ये सॉइल का टॉपिक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि when you travel in certain parts of India, you will notice red soil. What is the main reason for this color? तो एक डायमेंशन क्या हो गई, अगर इसमें देखेगा कोई मुझे बता सकता है what is the dimension? No, this class for is prelims and mains both. We are going to take first prelims के one pager notes कैसे बनाने हैं, then we'll discuss for the GS 1, 2, 3, 4 सबके, ठीक है. तो अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल आपको मिलता है, तो आपको एक डायमेंशन ये समझ में आनी चाहिए कि कौन सा टाइप है सॉइल, कहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है. सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल रेड सॉइल. रीजन क्या है उसके कलर का, फीचर्स, ठीक है. इफ यू वर if there were no Himalayan ranges, what would have been the most likely geographical impact on India, ठीक है. इसका एक डायमेंशन यहाँ पे है, इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एल्यूवियल सॉइल्स. एल्यूवियल सॉइल्स किस चीज़ से बनते हैं ये हमें जानना है. यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्टली यहीं पे पूछ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन अदर डायमेंशन. सो दीज आर द डायमेंशंस दैट यू फाइंड आउट व्हेन यू गो थ्रू द PYQs. ओके, अब लेट्स से आगे बढ़ते हैं. हमने डायमेंशन समझ ली, ठीक है. दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉइल्स. वन पेजर नोट कैसी दिखेगी, दिस इज अ वन पेजर नोट ऑन सॉइल. ज्योग्राफी की अगर NCERT से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से आप ये पढ़ रहे हो, राइट, रेड सॉइल कैसे फॉर्म होता है. सो दिस इज लाइक अ सॉइल. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको समझना कि क्या डायमेंशन होनी चाहिए और उसी को तुम्हें रेप्लिकेट करना है. सो लेट्स से सॉइल टाइप्स कितने मेजर हैं, अलूवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लैटराइट, एरिड, सलाइन, PT एंड फॉरेस्ट. दीज आर द मेजर सॉइल दैट आर फाउंड इन इंडिया. कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, फिर ओरिजिन क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको PYQ में दिखाया दैट डायरेक्टली उन्होंने आपसे पूछा है ये क्वेश्चन कि ये किस चीज़ से बन रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अलूवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. रिवर्स कहाँ से आती हैं, उसने हिमालय से आती हैं, गंगा रिवर बेसिन में अलूवियल सॉइल मिलता है, ऐसा आपको पता होगा. नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, राइट.
नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर, किस चीज क्या कौन से कॉम्पोनेंट उसमें मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, और यूपीएससी ने इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. व्हाट इज द कलर, व्हाट डू दे लैक इन, एंड लोकेशन. अभी पीवाईक्यू मैंने जो डिस्कस किया उसमें लोकेशन नहीं पूछी थी कि व्हेन यू विजिट अ सर्टेन पार्ट. आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो अगेन. क्लोज करती हूँ इसको. यहाँ पे see this question. Tamil Nadu is a leading producer of mill-made cotton yarn in the country. What would be the reason black cotton soil is the predominant type of soil in state? अब इसके लिए आपको soil कहाँ मिल रहा है ये पता होना चाहिए. So you see how you analyze the dimensions. जब आप माइक्रो थीम को एनालाइज करते हो, पर्टिकुलर डायमेंशंस निकलती हैं, उन डायमेंशन से आप नोट्स बनाते हो. सबसे पहले आप ये रिवर्स इंजीनियर करते हो पीवाईक्यू की माइक्रो थीम से. ठीक है, दिस इज हाउ योर वन पेजर शुड लुक लाइक. दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 3-4 पेजेस, 5 पेजेस ऑफ नोट्स, और ये 1 पेज में आपका आ जाएगा. इसी को आप रिवाइज करोगे. एंड ट्रस्ट में ऐसा नहीं कि आप ये बना लोगे तो आपको एकदम से रिकॉल आएगा. मल्टीपल टाइम्स इसको जब आप रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये पता चलेगा. नाउ लेट्स से दिस इज माउंटेन्स. 2024 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम द माउंटेन्स, that is consider the following information, region, name of the mountain range, what the type of the mountain. So let's say Central Asia को match किया was case किस टाइप का माउंटेन है. So there are multiple types of mountains like block mountains, okay, fold mountains. तो उससे उन्होंने पूछा कि ये किस टाइप का माउंटेन है. ठीक है, तो डायमेंशन क्या हुई, डायमेंशन हुई माउंटेन रेंज, टाइप एंड द कॉन्सेप्ट. पीक्स, कोई पर्टिकुलर पीक है उस माउंटेन में, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. माउंटेन और किस रीजन में है. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये पीक एंड माउंटेन्स के ऊपर का क्वेश्चन है ये. ठीक है, दिस इज दैट. यहाँ पे consider the following pairs, consider the following statements. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. So you have to know which region, which states it's covered. So this is the dimension that you have to understand. And when you are making notes, ये आपके उसमें दिखना चाहिए. ठीक है, ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का. दिस इज 2022. ये सब पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. अब कैसी नोट्स होंगी. सो मैंने आई वांटेड टू फाइंड दैट आई नीड टू नो कि वो कौन से रीजन में जा रहा है. ठीक है, कौन सी पीक्स वहाँ पे है, कोई और रिवर्स या कुछ इस तरीके की यूनिक फीचर वहाँ पे मिल रहा है, वो मेरे नोट्स पे दिखना चाहिए. अगेन आई वुड सजेस्ट कि फॉर सच टॉपिक्स प्लीज क्रिएट नोट्स इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स. तो जैसे कि यहाँ पे लेट्स सी, दिस इज ऑल्सो टॉपर्स 1 पेजर. दिस इज कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, राइट. अब डिवाइड कर दिया. हिमालयाज के मल्टीपल टाइप्स हैं. ठीक है, ईस्टर्न, अरुणाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल एंड उत्तराखंड. क्या क्या कौन कौन से रेंजेस हैं यहाँ पे ये दिखा है. कोल्ड डेजर्ट कहलाता है. ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर, डल लेक यहाँ पे है. ठीक है, ग्लेशियर्स, बालतोरो, सियाचिन से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो व्हेन यू आइडेंटिफाई द पीवाईक्यूज की डायमेंशन से, देन यू अंडरस्टैंड कि नोट्स का कंटेंट क्या होना चाहिए. नोट्स का कंटेंट ये होना चाहिए कि जो ऑप्शंस में है या डायरेक्ट डिमांड रही है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है, वो तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए. एंड देन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ वट एवर इज हैपनिंग इन दी करंट अफेयर्स ऑल्सो. जैसे कि करंट अफेयर्स से मैप्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज अनदर डायमेंशन दैट यू हैव टू कवर अपार्ट फ्रॉम दिस. ओके, अब जैसे सॉल्ट वाटर लेक्स मिलती हैं यहाँ पे, पैंगोंग सो एंड सो मोरीरी, राइट, ड्रेन्ड बाय इंडस, फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस. इस तरीके के डायमेंशन यहाँ पे हर टॉपिक के लिए लिखी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अरुणाचल, कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग, दिबाग, लोहित, ये मेंशन किया हुआ है. तो अगर घुमा फिरा के भी इफ द ऑप्शंस आर लाइक सर्टेन लाइक डिफिकल्ट, तब भी आप उसको आंसर कर पाओगे, राइट. आपको अभी तक समझ में आ रहा है गाइस गेटिंग हाउ आई एम मैपिंग द डायमेंशंस ऑफ दिस 1 पेजर नोट बैक टू द पीवाईक्यूज. इज दैट क्लियर? I'll tell you how basically you use these notes directly. जब हम देखो ये तो देखो फैक्चुअल रिकॉल, हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली ये कंटेंट अगर तुम्हें अच्छे से याद होगा तो तुम इसको एज अ फॉर्डर पॉइंट एंड मेंस के आंसर्स लिख सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका रिकॉल वैल्यू बहुत मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव 1 पेजर नोट्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल. ठीक है, कुछ कॉमन थीम्स में तो देखो तुम बना सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि क्या कर सकते हो. एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने ये सॉइल दिखाया. ठीक है, ये प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आता है. अब तुमको इसके लिए अगर मीन्स के लिए नोट्स बनानी है तो तुम्हें सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन का एक हाफ पेज का नोट्स होने चाहिए. कि फॉर एग्जांपल सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, तो वो 2-3 डायमेंशंस वहाँ पे होंगी. प्लस क्या आप लिखोगे, सॉइल इरोजन के बारे में लिखोगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो उस पर एक नेक्स्ट डायमेंशन जो फिर क्या होगा, देन ये प्रीलिम्स और मीन्स की इंटीग्रेटेड हो जाएगी. आप ऐसा भी कर सकते हो. पर वो डायमेंशन कैसे समझ में आएगी, पीवाईक्यूज को देख के समझ में आती है, तब आप जाके इसको करते हो. पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है. वेबसाइट में लिंक में जाके देयर इज अ यूपीएससी स्टार्टर किट, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा. आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो, यू विल शेयर इट विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, सो दैट यू हैव. आई वुड सजेस्ट कि एक काम कर सकते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि मेरी नोट्स कैसी दिखनी चाहिए. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी, सो दैट विल मूव अहेड नेक्स्ट टॉपिक पे. ले लिया? क्या डायमेंशन समझ में आ रही हैं आपको?
अब जैसे एक और टॉपिक देखते हैं मेरे को, अब ये फ्लैश नोट्स हैं, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो फ्लैश नोट्स में जैसे अभी हमने माउंटेन्स के बारे में बात की, मैंने बोला कि देखो डायमेंशंस क्या हैं, पीक्स कौन से रीजन से पास हो रहा है, कोई रिवर है वहाँ पे, कोई ग्लेशियर है वहाँ पे, कोई माउंटेन पीक इंपॉर्टेंट है, कोई पिलग्रिमेज साइट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन किस टाइप का मिलता है, सॉइल्स किस टाइप के हैं। ये 4 से 5 डायमेंशन हो गई। देखो ये वैसे एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन एक बार, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये, अब देखो आई ट्राई टू जूम इट, इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा। विल शेयर द PDF विथ यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। समझने की कोशिश करो, कहाँ फंस रहा है बिल्कुल मुझे वहाँ पे बताओ एकदम पॉइंटेड चैट्स में, ठीक है। सी इट इज़ रेलिवेंट, ऑब्वियसली मेन्स आई विल कवर एज वेल, बट वी हैव टू गिव इट इन इनफ टाइम, ठीक है। प्रीलिम्स और मेन्स को ना ऐसे कोई इसका वैल्यू कितना है उसका वैल्यू कितना है ये नहीं कर सकते, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है दोनों को साथ में लेके चलना। क्योंकि अगर आपने 1 पेजर नोट्स बना के आप अभी समझोगे ना, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि मेंस की नोट्स कैसे डिफरेंट होती हैं। ये प्रीलिम्स की नोट्स मैं नहीं दिखाऊंगी तो तुम्हें मेंस की नोट्स का डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, राइट। सो अच्छे से बी पेशेंट, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्लैश नोट्स हैं, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट, फ्रीली अवेलेबल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम नहीं बना पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या किया मैंने बताया ना तुम्हें कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द रेंजेस, किस टाइप के माउंटेन्स है। पहला क्वेश्चन जो था वो फोल्ड माउंटेन्स और टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में पूछा था, ये यहाँ पे देखो कवर्ड है, ये यू विल सी दिस हियर, ठीक है। दिस हियर अगेन माउंटेन रेंजेस किस टाइप के, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट आया है ये प्रीलिम्स 22, अपलाचियन माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका, फोल्ड माउंटेन्स रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इस टाइप का टेबल होना चाहिए आपके पास। आपकी नोट्स इतनी ससेंट होनी चाहिए बिकॉज यू हैव टू मल्टीपल रिविजन्स करना है। लास्ट में क्या होता है कि यू हैव सो मच टू रिवाइज, सो मेनी सब्जेक्ट, सो मेनी माइक्रो थीम्स, क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। और प्रॉब्लम क्या है ना, वो 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए अगर तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है ना प्रीलिम से, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। स्टैटिक और करंट का जो है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स इज ऑलवेज लाइक 50-50%, राइट। स्टैटिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम टेकिंग सच क्वेश्चंस जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक का कवर होना, ठीक है। सी ऐसा नहीं है कि 1 पेजर मीन्स कि मतलब 1 पेज से तुम बढ़ा ही नहीं सकते। वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारी रिविजन नोट्स ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। 1 पेजर इज लाइक अ टर्म दैट आई एम यूजिंग। मेंसिफिकेशन हो गया है तो तुमको एग्जाम में टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में, तुमको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, ठीक है। स्टैटिक का ये जो मेंस की थीम है जो सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन थीम्स पे तुम अगर नोट्स बना रहे हो कर रहे हो तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। कोई ये तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि देखो तुम्हारा प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, बट एटलीस्ट 90% कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो चांसेस तो है ना, बिकॉज इट्स एन एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पे तो तुम्हारे मार्क्स ऐड हो नहीं रहे कि तुम्हारे 1 पेज से एलिमिनेट तो कर पाओगे। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर तुम याद करके जाओगे तो कम से कम वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आता है तो तुम उसको एलिमिनेट तो कर पाओगे ना। दैट इज द होल पॉइंट। ये नहीं है कि आपको हर अंडर द सन हर एक चीज़ करके जाना। अगर अंडर द सन हर एक चीज़ करके जाना होता और ऐसे हो जाता तो सभी का हो जाता। तो फिर टॉपर ऐसी नोट्स क्यों बना रहा है? फिर वाई दे हैव मेड दिस, वाई दिस पर्सन इज अ टॉपर, मुझे ये बताओ। कोई इसका रीज़न होगा ना। वो अभी के टॉपर्स हैं ना, वो भी तो यही चीज़ें कर रहे हैं ना। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि भाई सेम डायमेंशन है, अगर कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं तुम देखते हो तो तुम्हें क्या ऐड करना है, इसी में ऐड करना है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिक टू आइडेंटिफाई दीज डायमेंशंस ऑल्सो थ्रू योर नोट्स। Otherwise, you will never be able to recall well. Recall value और एग्जाम तो प्रीलिम्स का इज ऑल्सो लाइक एन एलिमिनेशन राउंड, वहाँ पे तुम्हें टॉप नहीं करना है। तो इसलिए उसकी टेंशन मत लो कि मेरे को 5 पेज की नोट्स बनानी है। पहले यहाँ से तो स्टार्ट करो, 1 पेज की तो बनाओ पहले, देन यू विल मूव ऑन टू 2 pages or 3 pages. So that's very important, right? ठीक है मैम, आई गिव 4 attempts बट अभी तक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं। सो पहले मुझे होलिस्टिक नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, तुम्हें अपने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करने चाहिए, बट साथ में नोट्स प्रिपेयर करते करते यू शुड ऑल्सो बी गिविंग टेस्ट्स। सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने से कुछ भी नहीं होगा, यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट। प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो साथ साथ में जो नोट्स और सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कर रहे हो प्लीज़ उसके टेस्ट देते जाओ, PYQs ही सॉल्व करते जाओ एटलीस्ट। PYQ से इट बिकम फेमिलियर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल स्टार्ट फीलिंग ईजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 2-4 अटेम्प्ट से नहीं निकल रहा है तो लाइक यू नो यू शुड बी गिविंग टेस्ट। यू वांट टू टॉक मोर, प्लीज़ गिव अस अ कॉल करो, विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बहुत जल्दी इसको मैं बताती हूँ बिकॉज ये हमने कई बार कवर भी किया है। दिस इज रिवर सिस्टम, राइट। रिवर सिस्टम की मेजर डायमेंशंस ये हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से मैं बता रही हूँ? PYQ से। ओरिजिन पूछता है, लेक्स और डैम्स पूछता है, ग्लेशियर्स एंड रिवर्स पूछता है, वाटरफॉल पूछता है, और कई बार रिवर का कोई पर्टिकुलर नेचर फीचर होता है उससे रिलेटेड एक ऑप्शन में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो क्या मुझे पढ़ना है? मुझे ये पता है कि ओरिजिन कवर क्या कर रहा है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, नेचर क्या है, कोई उसका बहुत यूनिक पैटर्न है, वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, रिफ्ट पैटर्न बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है,
किस रीजन में जा रही है, कौन से स्टेट्स को कवर कर रही है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए और ये मैपिंग में भी होनी चाहिए। इसके लिए देखो रिवर्स के लिए, माउंटेन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैपिंग करनी ज़रूरी है। आप मैपिंग करते हो तो रिकॉल वैल्यू बिकम्स रियली ईजियर। अ लॉट ऑफ टॉपर्स वाउच फॉर मैपिंग। वी हैव सुपर मैप्स ऑल्सो जिसके थ्रू आप कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। आई शो यू वन ऑफ द मैपिंग वाला हाउ टॉपर हैज़ डन। See, this is the level 1. Which one of the following river does not originate in India? Consider the following Bhamani, Nagwale, Subarnrekha, Vansdara. Which of the above rise from Eastern Ghats? Origin वाले questions हैं ये, ठीक है? This is like a level 2 super maps जहाँ पे जैसे for example ये पूछा है with reference to the river Luni, which one of the following statements is correct? It flows into Gulf of Khambat, it flows into Gulf of Kutch, it flows into Pakistan and merges with the tributary of Indus. कॉम्प्लिकेटेड से यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं पर एलिमिनेट किया जा सकता है कुछ को एटलीस्ट, अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं आपका रिकॉल वैल्यू ठीक रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लूनी की बात हो रही है कि लोहित की बात हो रही है, राइट? दैट्स वाई ऑल्सो यू नीड टू हैव लाइक नोट्स। नर्मदा रिवर, सो यहाँ पे पूछा है एंड दिस इज वाई एम सेइंग कि पैटर्न्स या फीचर्स भी पूछता है। तो लेट्स से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू फोकस। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, ठीक है, while most of the large peninsular rivers flow to the east. इसका रीजन क्या है? It occupies a linear rift valley. तो अब यहाँ पे फीचर आपको पता होना चाहिए, तो यानी कि जब पढ़ोगे तो इस तरीके की जो नेचर या यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं एक रिवर सिस्टम के, उसको मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट ऐसा हो कि मैं ऑप्शन देखूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाएं। सी डायमेंशंस विल प्रोवाइड यू, ऑब्वियसली हम जब शुरुआत में आपके साथ काम करेंगे विल वर्क अराउंड विथ द आइडिया दैट यू नो वी विल हेल्प यू फाइंड द डायमेंशंस, बट आफ्टर अ पॉइंट तो आपको हमें स्पून फीड करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वंस आई एक्चुअली टीच यू कि देखो ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है, ये 10 टॉपिक है, डायमेंशंस ऐसे बन रहे हैं, फिर तुम कंटेंट बनाओगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, वहाँ से फॉल्ट फाइंडिंग होगी तो तुम्हें ऑलरेडी डायमेंशन समझ में आने लग जाएगी। दिस इज अ प्रोसेस दैट इज नॉट लर्नड इन डे 1, इट इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन अगेन। इट कुड बी बोरिंग फॉर यू बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने कितने बार PYQs पढ़े, बट व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग थ्रू दीज डायमेंशंस ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवे देखो जैसे ये यहाँ पे डायमेंशंस पूछे, तो देखो रिफ्ट वैली के बारे में पूछा है, अब नर्मदा का ये, अब तुम पहले इसे सुपरफिशियल लेवल पे देखोगे तो तुम्हें शायद ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर तुम इसको इस डायमेंशन के वे पे एनालाइज करोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि देखो रिफ्ट वैली इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम से हायर डायमेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, आगे भी आएंगे, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड, सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस, ओके? बहुत ध्यान से इसको करना है। ऐसी थीम्स को जो स्टैटिक की हैं आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इनको इग्नोर किया, ये बड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो वेटरन्स होते हैं, कई सारी अटैम्प्ट दे चुके होते हैं ना, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं क्योंकि उनके पास ये 1 पेज नोट्स वगैरह होती हैं, आपके पास नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब डीपर एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछते हैं, ये है 1 पेजर नोट्स, इसको बहुत ध्यान से देखना कि मैं तुम्हें कैसे डायमेंशन बता रही हूँ, ठीक है? दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ गाइज। We will be just moving on to GS 1, 2, 3, 4 again. Please be patient. अभी मैं prelims के बारे में बात कर रही हूँ, but we will be just moving on to the mains also. और GS 1, 2, 3, 4, all 4 subjects I will be showing you कि exactly 1 pager कैसे बनाना है और कौन से dimensions cover करने हैं with mapped to the PYQs. Okay? This is just the end of the prelims micro themes या prelims के 1 pages important कैसे बनेंगे. See, this is again river system. तो ये देखो क्या dimension है, ये river की types हैं, ओरिजिन जिस पे क्वेश्चन पूछा है, स्टेट्स कौन से हैं और इसके फीचर्स, ठीक है? फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूटरीज फीचर्स कोई इस तरीके की यूनिक इन्फॉर्मेशन है, कोई किसी पार्क से वो क्रॉस हो रही है कोई रिवर, तो उसको प्लीज़ आप करिए, बिकॉज वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, वो थोड़े से डायमेंशन जो है वो इनहांस डायमेंशन पे रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है और PYQs को देखोगे तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ टॉपर नोट, ये मैपिंग है, ठीक है? दिस इज मैपिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी दिस इज टॉपर्स मैप, ठीक है? तो कहाँ से कौन सी रिवर जा रही है वो पूरा उसने यहाँ पे मैप करके रखा हुआ है, चंबल, सिंध, बेतवा। तो यहाँ से ईस्ट, तुम्हें लेफ्ट टू राइट कहाँ पे जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट कहाँ पे जा रही है, किस तरफ है, ये चीज़ें तुम्हें यहाँ से पता चल जाती हैं। प्लस इज ऑल्सो एडेड सम इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मान लो गड़ी माटा मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे है तो उसने यहाँ पे मैप किया है उसको, ठीक है? सो इन अंडर 1 मैप ओनली यू विल फाइंड दैट कि शी हैज़ मैप्ड रिवर्स, शी इज ऑल्सो मैप्ड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कोई लेक है, ट्राइब है कोई, अलॉन्ग विथ ऑल दी रिवर्स, राइट? सो एक होलिस्टिक डायमेंशन जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जूम टू द हेडिंग ऑफ, ओके, सो यू टॉकिंग अबाउट दिस, सो दिस इज रिवर, आई क्लीन दिस अप,
एंड आई ट्राई टू जूम इट अ बिट सो दैट यू कैन सी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या डायमेंशंस हैं और किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट लिखना है. दैट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस. आप बनाना आपको खुद ही है, अदरवाइज आप फ्लैश नोट्स को भी रेफर कर सकते हो बिकॉज फ्लैश नोट्स में रेडी ऐसा दिया हुआ है. सो लाइक आई सेड, दीज आर द सुपर मैप्स दैट वी प्रोवाइड. तो इसमें क्या है कि जैसे कि सारी की सारी जो रिवर्स है मैप्ड है, पर साथ में क्या दिया हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट वहाँ पे और कोई लैंडमार्क है क्या, कोई नेशनल पार्क पास हो रहा है, कौन से रीजन से पास हो रहा है, कौन से स्टेट पास हो रहा है, वो भी सारा का सारा. रामसर साइट कोई है क्लोज बाय, या माउंटेन पीक है कोई क्लोज बाय. तो एक रिवर सिस्टम की जो सारी होलिस्टिक डायमेंशंस हैं वो आपको इस एक मैप में मिल जाएगी. सो यू कैन रेफर टू दिस इज ऑल्सो अवेलेबल. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि डायमेंशन एनालिसिस आप जब करते हो और ऐसी वन पेजर नोट्स बनाते हो तो होता क्या है, यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड बी द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर आस्किंग एंड दैट्स व्हाट यू ऐड इन योर वन पेजर नोट्स. फिर आप उस चीज़ को ऐड करते हो अपने वन पेजर नोट्स में, या बनाते वक्त ही आपको ये डायमेंशन अगर क्लियर होती हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो बहुत आराम से आप उसको देख सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ऑल राइट. अब जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर से सोर्स और लिटरेचर पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं. तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे फैक्चुअल रिकॉल, कौन सा सेक्ट ने कौन सा टेक्स्ट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, अर्ली वर्सेस लेटर टेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि फिलोसफिकल या रिलीजियस टेक्स्ट किस बारे में बात कर रहा है, ये वाली डायमेंशन हो जाती है. एंड देन ऑब्वियसली बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो आपसे बताते हैं कि देखो ये किसने लिखा है, राइट. तो इस टाइप के होनी चाहिए. तो जैसे ये संगम लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संगम लिटरेचर सेक्युलर था, कब कंपोज हुआ, दो मेजर स्कूल थे इसके, ठीक है. वर्क्स क्या है, वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो तिरुकुरल तोल्कापियम से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है. अब इसको आपको मनी मेघलाई, शिलापादिकरम, पेरिया पुराणम, कंबर मायानम, ये डायरेक्ट हिट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के. तो आप ये वन पेजर नोट्स में आप क्या है, मेजर वर्क को जरूर मेंशन करो एक लाइन में कि ये मेजर वर्क्स हैं, किस बारे में है, किसने लिखा है, ठीक है. फिर किंगडम्स को कौन से किंगडम ने उसको वो किया है, क्या उसके मेजर फीचर्स थे, ठीक है, मेजर एडिक्ट्स क्या है. कृष्ण देव राय वाज ह्यूज पार्ट हियर, तो उन्होंने क्या क्या लिखा था वो यहाँ पे मेंशन्ड है. संस्कृत लिटरेचर, उसको देववाणी भी बोला जाता है. वेदास हैं इसके अंदर 4, वेदास से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हैं. वेदांगास, उपनिषद से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो उपनिषद थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा. क्लासिकल जो सबसे मेजर वर्क हैं जो आए हैं या जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन हो या डायरेक्ट आस्क हो, शी हैज़ कवर्ड इट हियर. यहाँ पे आपको वो ऐसे एक बना के दिया हुआ है, ठीक है. ये हो गया. दिस इज अगेन जैसे कालिदास है, कालिदास के वर्क्स उन्होंने रिपीटेडली पूछे. तो कालिदास, सूद्रक, विशाखदत्त, भास, हर्ष, हरिसेन, जयदेव, इस तरीके के उन्होंने बनाए हुए. क्यों? बिकॉज वाई? बिकॉज द डिमेंशन इज लाइक दैट. यूपीएससी ने डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं. दिस फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैश नोट्स हैं. दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम थिंग. एंशिएंट लिटरेचर में क्या था, कौन सा वर्क है, ऑथर क्या है और उसका ट्रेडिशनल एट्रीब्यूशन क्या है. यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वर्क क्या है, ऑथर क्या है और उसकी मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो कि फीचर्स जनरली यूपीएससी पूछता है. येस, वी विल शेयर इट. प्लीज़ आप अभी इस पे ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ. वी विल शेयर द पीडीएफ. व्हाई नॉट? इफ इट हेल्प्स यू विल शेयर इट. बट राइट नाउ प्लीज काइंड ऑफ फोकस एज टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू विल हैव दिस पीडीएफ्स. ये फ्लैश नोट्स तो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो. फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ ऑल्सो आई विल शेयर. नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर ये प्रीलिम्स की हिट्स हैं, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग अ फ्लफ कॉन्वर्जेशन हियर. क्लासिक संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट. अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा तुम ये देख रहे हो कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर से कितने क्वेश्चन आए हैं. संगम में देखो लिमिटेड है थोड़े क्वेश्चंस, जैसे कि जो टॉपिक्स है ना उसको याद करने में इट माइट बी डिफिकल्ट बट स्टिल इट्स लिमिटेड. बट व्हेन यू कम टू संस्कृत तो तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. इस तरीके से इसको तुमको कितने मल्टीपल बार जाना पड़ेगा सो दैट यू गेट दैट हिट. टेल मी. और इफ यू डू नॉट हैव नोट्स लाइक दैट, टेल मी हाउ यू गोइंग टू रीड. यू नीड टू हैव नोट्स लाइक दिस. अगर इसको कम से कम 10 बार रिवाइज करना पड़ता है तब जाके आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते हो, और उसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है. सो आई एम सेइंग दैट कि इतना कर लो और हो जाएगा, तो मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ टेकिंग अ ह्यूज स्टैंड. बट इतना तो करना ही पड़ेगा इज माई थिंग, ठीक है. बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है. यू कैन नॉट सिट बैक एंड लाइब्रेरी मत बनाओ किताबों की, ठीक है. प्लीज़ कंसाइज करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और एक्शन लो. टेस्ट देखिए, टेस्ट से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो नोट्स, अगर तुम नोट्स बना रहे हो और तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिकॉल वैल्यू बन रहा है, वन पेजर से कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके वन पेजर जो आपने बनाए हैं वो कैसे पता चलेगा, वो टेस्ट दे के पता चलेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गिव टेस्ट. मतलब वो रिकॉल वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलतियां भी करते हो टेस्ट में तब भी आपको कहीं ना कहीं यू फाइंड आउट कि नेक्स्ट टाइम जब सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वो प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज लाइक अ प्रीलिम्स मैजिक बुक. वन ऑफ आवर रैंकर्स यूज्ड टू कॉल दिस हर. उसके नोट्स है ये यहाँ पे. सी, दिस इज माई लास्ट स्लाइड फॉर प्रीलिम्स बाय द वे.
सो लेट्स से ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस इज फोकस, दिस इज एपिसेंटर, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट इस तरीके से दिख रहा है ना, उसको आप उसको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये नोट्स आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए खुद की नोट्स बनाना जरूरी है। यू कैन नॉट कंप्लीटली कॉपी योर टॉपर्स नोट्स और लाइक यू नो आंसर्स। हम कभी वो सजेस्ट नहीं करते कि आप एकदम ब्लाइंड कॉपी करो। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको करना किस तरीके से। जैसे पी वेव्स और एस वेव्स की डिफरेंसेस क्या हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉडी वेव से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ गुड कॉन्टेंट फॉर अ स्टैटिक आंसर 10 मार्कर अगर अर्थक्वेक पे आता है तो आप इसमें लिख सकते हो, पर मेंस की डायमेंशन के लिए आपको शायद कुछ चीज़ें और लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कि अर्थक्वेक को फाइंड आउट करने के लिए या हम इसे मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आपको होती है। अदरवाइज इस कंटेंट से आप एक मेंस का आंसर भी लिख सकते हो। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज। प्रीलिम्स के लिए ऐसे बनाओ, आइडेंटिफाई करो माइक्रो थीम्स के थ्रू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस। आई थिंक इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को रीड करके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, देन नेक्स्ट ये करना है कि कंटेंट एकदम स्ट्रैटेजिक वे पे इन डायमेंशंस पे पहले उस पर नोट्स बनाओ 1 पेजर, टेस्ट दो, फिर पता चलेगा कि कंटेंट कम था, रिकॉल वैल्यू कितनी आ रही है, फिर से रिवाइज करना है, फिर से वो चीज़ें करनी है। रेफर टू फ्लैश नोट्स, मेक 1 पेजर एंड गिव टेस्ट। ओके, प्रीलिम्स की मैजिक बुक होनी चाहिए आपके पास अपनी खुद की, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस पे, तो हम स्टार्ट करेंगे GS1 से। ओके, तो GS1 की मैं बताऊंगी कैसे करना है। ये बिगनर के लिए भी है। सी अभी वाली ये चीज़ है ही नहीं, तुम समझो कि बिगनर और प्रीलिम्स की कार में, और ये रीज़न मैं इसलिए दे रही हूँ एंड सो इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ह्यूज टेक अवे फॉर मी आफ्टर दिस प्रीलिम्स, इज दैट सच में बिगिनर वेटरन प्रीलिम्स के टाइम पे आके बहुत क्लोज हो गया है, मेंस में नहीं है। मेंस में जो बच्चा एक अटैम्प्ट दे चुका है, मेंस लिख चुका है, उसके पास 1 पेजर नोट्स है, उसने टॉपिक्स कवर किए, उसने एथिक्स किया, उसने ऐसे लिखा होगा एक, ठीक है। तो अगर आप पहली बार लिखने जा रहे हो मेंस, तो आप समझ लो कि आपका कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट। इसलिए 1 पेजर नोट्स आपको शुरुआत से बनाने चाहिए, ठीक, जिससे आप बाद में रिफाइन कर सको। क्योंकि जो एक वेटरन है जिसने 2-3 अटैम्प्ट दिए, उसके पास ऑलरेडी 1 पेजर नोट्स बन जाते हैं। और बनते कब है, जब वो भी रियलाइज करते हैं कि भाई कल GS1 का पेपर है मेरा और मुझे रिवाइज करना है, मेरे पास अच्छे 1 पेजर नोट्स नहीं है, फिर वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो अपनी गलती नहीं करता। तो वो गलतियों से इंसान सीखता है, और इसलिए हम उसे रिवर्स इंजीनियर करके अभी से बोल रहे हैं कि दी टॉपर्स के क्यों बना रहे हैं, वाई टॉपर्स हैव मेड नोट्स, ऑल द टॉपर्स हैव मेड देयर ओन पर्सनल नोट्स। अपना उनका खुद का एक कंटेंट सिस्टम क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि रिवीजन आपको एग्जाम की तरीके से सोचना चाहिए। आपको अपने आप को उस पोजीशन में रखना चाहिए कि मैम मुझे एग्जाम, मतलब मैं जा रही हूँ आज मेंस देने, मेरा मेंस है 10 दिन में, 5 दिन में मेरा मेंस है, ठीक है। ऐसे सोचो, तब आपको लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छी कंसाइज एफिशिएंट नोट्स बनाना, ठीक है। देखो ये मेंस की माइक्रो थीम्स है। मेंस की माइक्रो थीम्स यहाँ पे तुम्हें टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। दिस इज आवर हीट मैप, बेसिकली मैंने उसी से उठाया है ये। लेट्स से 4 मेजर सब्जेक्ट्स है, GS1 से स्टार्ट करते हो। GS1 में देखो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ये एक थीम है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी और सोसाइटी से, दिस इज इट, ठीक है। ज्योग्राफी और सोसाइटी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से तुम्हें दिखाती हूँ, 98 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आए हैं, ठीक है। सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं अराउंड सिमिलर लेवल पे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मले अगर प्रीलिम्स में अगर कम भी आ रहे होंगे तो देखो मेंस में तो आ ही रहे। अब मुझे ये बताओ कि GS1 में आप लोगों ने किस किस ने नोट्स बनाए हैं, टेल मी इन द चैट्स, और कैसे बनाए हैं वो भी बताओ। शेयर हाउ आर यू, बेसिकली किस तरीके से बना रहे हो आप, टेल मी कि किस तरीके के नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि मैंने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, और अगर वो ऐसे नहीं दिखते तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब डायमेंशन के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो GS1 में ना स्टैटिक का पोर्शन है, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसमें डायग्राम्स वगैरह भी बनाने होते हैं। तो प्लीज़ तुम अपने नोट्स में कि बहुत आइडेंटिफाई करना कि मुझे डायग्राम्स चाहिए। ज्योग्राफी के लिए इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन हमेशा रखो। कंक्लूजन लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कंक्लूजन के लिए अंडरस्टैंडिंग लो कि कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि UPSC वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। प्रॉब्ली ग्लेशियर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आ रहा है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वो आपके कहीं ना कहीं कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई टू ऐड एक्स्ट्रा डायमेंशंस थ्रू वे फॉरवर्ड, तो इनिशिएटिव्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, कोई इनिशियल या डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो आपको पता है, अपनी नोट्स में उसको एज एन एक्स फैक्टर ऐड करो, ठीक है। लेट्स से स्टार्ट विथ दिस साइक्लोन्स की थीम। साइक्लोन्स की थीम इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ऑल्सो लाइक प्रोन टू साइक्लोन्स, और हमारे पास साइक्लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं, पर हर साल साइक्लोन्स आते हैं और नाउ वी बिकम, और उससे काफ़ी लॉस होता है। इफ़ नॉट फॉर द, अब शायद मैं कहती हूँ ह्यूमन लॉस कम हो रहा है, बट एटलीस्ट द लॉस टू द प्रॉपर्टी इज ह्यूज एवरी सिंगल ईयर।
सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन. बट डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ये है साइक्लोन्स की कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपके पास अलग से नोट्स होनी चाहिए. लेट मी शो यू हाउ डू यू अंडरस्टैंड द डायमेंशन हियर वेरी सिंपली. ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन पे पूछा है और बोला है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है. सी सरफेस टेम्परेचर राइज के कारण ही क्या है, साइक्लोन के फॉर्मेशन ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए हैं, राइट. हाँ ठीक है, तो जैसे साइक्लोन है, सॉइल कवर है, साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टॉपिक हो गया, यानी एक डायमेंशन हमें पता चल गई कि साइक्लोन से क्या आ रहा है, ट्रॉपिकल्स. पर उससे एक कनेक्शन क्या पूछा है, सी सरफेस राइज. अब हमको सी सरफेस टेम्परेचर की राइज से इसको कनेक्ट करना है, यानी कि अब जब तुम ट्रॉपिकल, क्योंकि आएगा आगे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो तुमको कम से कम ये समझना है कि देखो जब कोई इस तरीके के फिनोमिनास पूछे जा रहे हैं तो वो क्यों फॉर्म हो रहा है वो हमें समझना है. और प्लस अगर रिसेंट भी कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो डायमेंशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पे पूछा है. दो चीजें, दो डिमांड है, ठीक है. अब कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है, उसी टाइम पे कलर कोडेड वार्निंग्स आई थी और अभी भी वो काम करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग अबाउट अर्जेंट अलार्म सिस्टम और अवेयर करने के लिए लोगों को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज लाइक अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम और ये बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, बहुत न्यूज़ में था, ठीक है. अगेन देखो रिपीट है क्वेश्चन, मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सी मेंस में क्वेश्चंस का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 2 क्वेश्चंस अगर सेम थीम में आ रहे हैं ना तो वो माइक्रो थीम बन जाती है. और ऐसे रिपीट होना डायरेक्टली डायमेंशन का, दिस इज समथिंग दैट कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी है. अगर आपने पीवाईक्यू की डायमेंशन को एनालाइज किया है अच्छे से तो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को जरूर अच्छे से नोट्स में बना के जाओगे, ठीक है, साइक्लोन के अंदर वो आप बना के जाओगे, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक फाइलिन के ऊपर था, बट अगेन जब उन्होंने फाइलिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने ये पूछा कि एग्जैक्टली वर्ल्ड में साइक्लोन्स की नेमिंग क्या होती है. तो क्या डायमेंशन बनी, I'll show you the dimensions now. These are the X factor nodes. ठीक है, अब X factor nodes में देखो क्या है, डायमेंशन कैसे कवर हुई. साइक्लोन्स दिया हुआ है, डेफिनेशन है. देन व्हाट आर द टॉप्स ऑफ साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है. साइक्लोन की वल्नरेबिलिटी क्या है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने देखो नेमिंग और उसके बारे में पूछा था. अब इमर्जिंग साइक्लोन ट्रेंड्स क्या है, ये तुम्हारी एक्स फैक्टर डायमेंशन है जो तुम अगर लिखोगे तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट. टाइप्स क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है. साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आ रहा है ना तो एक्स फैक्टर के लिए वे फॉरवर्ड पे कहीं ना कहीं या एक छोटे से डायमेंशन में डायग्रामेटिक फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ये लिखो. अब मैं एक्स फैक्टर की, अब ये देखो मैं तुम्हें नोट्स दिखा रही हूँ, 1 पेजर नोट्स कैसी हैं. सी एक्स फैक्टर नोट्स आर अवेलेबल इन द वेबसाइट, ठीक है, विल शेयर द लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इट्स अवेलेबल फ्रीली. बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. ये एग्जॉस्टिव है पर म्यूचुअली इससे भी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, लिख सकते हो. आइडिया ये है, ये किसी और के नोट्स हैं, ठीक है. अब अगर डायमेंशन चेंज हो गई है 2026 में तुम नोट्स बना रहे हो तो शायद तुम डेफिनेटली कोशिश करो कि तुम इसमें थोड़ी करंट डायमेंशंस और ऐड करो, ठीक है. ये एक अच्छी नोट्स है बट इसमें और क्या किया जा सकता है वो देखते हैं. तो देखो साइक्लोन है तो साइक्लोन की डेफिनेशन सिंपल, मुझे लगता है ज्योग्राफी में डेफिनेशंस या रीसेंट इवेंट्स अगर आप लिखते हो बहुत सिंपल होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. बस कीवर्ड रिच होना चाहिए इंट्रोडक्शन, तो नोट्स ना कीवर्ड रिच होनी चाहिए. तो कीवर्ड कैसे रिच है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो. अगर वो कीवर्ड इस तरीके से नोट्स में नहीं है देन योर आंसर इज जेनेरिक और वो फिर याद भी नहीं आएगा. इसको याद करना भी तो पड़ेगा ना, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज, लो प्रेशर एरिया कॉस्ट, ठीक है. तो ये चीज़ें डेफिनेशन इस तरीके की होती है. सिर्फ डेफिनेशन लिख देना एक सुपरफिशियल बात है. हाउ दैट डेफिनेशन शुड लुक लाइक, वो कैसी होगी, सिंपल भी अगर आप लिख रहे हो ऐसी होगी. कीवर्ड्स, ठीक है, तो उसमें कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं. अब क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दिस इज सर्कुलेटरी मोशन ऑफ एयर एट लो प्रेशर, काउंटर नंबर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं फॉर्मेशन के. एंड एज आई मेंशन कि ज्योग्राफी में आई एम ऑलवेज गोना अज्यूम कि तुम अच्छे आंसर लिखने के लिए डायग्राम को जरूर बनाने की कोशिश करो. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक डायग्राम, ठीक है. और ये वाई दे आर कन्फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वो डायमेंशन है. एंड वाई इट इज मोर इन बे ऑफ बंगाल दैन अरेबियन सी. ये डायमेंशन कहाँ से आई, पीवाईक्यू में अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, है ना. आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन बट ठीक है, ओके. सो दिस इज लाइक बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों अरेबियन सी से, ये ठीक है. सो डू यू अंडरस्टैंड कि कीवर्ड क्या है और डायमेंशन क्या है और थीम क्या है. कीवर्ड वो होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे लिखा है एक फीचर कोरियोलिस फोर्स, ठीक है.
वर्टिकल विंड स्पीड, हाई ह्यूमिडिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको यूज करना है. अगर ऐसे कीवर्ड जैसे एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई डिस्कस, आई शो यू गुड कीवर्ड्स ऑल्सो, पर एथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. ज्योग्राफी में कैसे कीवर्ड्स होने चाहिए, वो इस टाइप के होते हैं, ज्योग्राफिकल टर्म्स को लिंक करता है. ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी से, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू वांट टू मेक नोट्स, राइट. हो सकता है अगर आपने ऑलरेडी बना लिए हैं तो आप एक बार चेक करो कि आपके नोट्स में वो कीवर्ड्स मिसिंग हैं या हैं आपके पास, और अगर नहीं हैं तो आई वुड से मेक प्रोबेबली अ पेज ओनली दैट इंक्लूड्स गुड कीवर्ड्स. ओके, स्टार्ट एडिंग कीवर्ड्स इन योर वन पेजर नोट्स ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि तुम कुछ नया पढ़ो, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी कि यू विल नॉट रिमेंबर, याद नहीं आएगा. यहाँ पे देखो, दीज आर द रिसेंट साइक्लोन्स जो आए थे, ये उसने मेंशन किया है. व्हाट आर द रीजंस, ठीक है. नेमिंग क्या है, नेमिंग के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना लिया, बिकॉज एक छोटी डायमेंशन 10 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें इतना तुम एक्सपैंड करके लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ समबडी हैज कवर्ड इट. समझ गए. सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स. ज्योग्राफी का मैंने एक एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे दे दिया कि ज्योग्राफी में मान लो कोई भी थीम है तो उसको किस तरीके से करो. अब उसी से उसके अलावा देखो क्लाइमेटोलॉजी पे भी आएगा. ठीक है, तो उसमें भी जब डायमेंशंस आइडेंटिफाई करोगे तो इसी तरीके से डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना, देखना कि डायग्राम बना सकते हो, मल्टीपल डायमेंशंस, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो वो, डेफिनेशन फुल ऑफ कीवर्ड्स, एंड कंक्लूजन के लिए सिग्निफिकेंस या अगेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हो. ट्राई टू राइट अ बिट वे फॉरवर्ड ऑल्सो, अगर वो किसी नेचुरल डिजास्टर या ऐसा फिनोमिना है जिससे कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट हो रहा है, कीप दैट इन माइंड. ठीक है, इट्स सिंपल बट करोगे तो समझ में आएगा. अभी वो बोलना बहुत आसान होता है, जब लिखने जाते हो तो यू नीड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायमेंशंस, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. ओके, सो लेट्स से डायमेंशंस में एक और टॉपिक के साथ तुम्हें बताती हूँ. ये देखो, फिर जैसे कि हम मल्टीपल डायमेंशंस देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशंस क्लियर हो रही हैं. जैसे अभी मैंने साइक्लोन्स बताया, तो डायमेंशन का मतलब ये था कि देखो रीजन और टाइप क्या हो गए, कितने टाइप के साइक्लोन्स हैं और उसकी फॉर्मेशन का रीजन क्या है, उनकी लोकेशन कहाँ है, और कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण वो आ रहा है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर पे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें पता चल गया. और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और करंट अफेयर्स. गवर्नमेंट इंटरवेंशन, करंट अफेयर्स मैंने इसलिए यहाँ पे बोला है बिकॉज एक ये रिसेंट साइक्लोन पे क्वेश्चन आया है. ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, पर उस टाइम पे फाइलिंग वाज लॉट इन न्यूज, उन्होंने वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. इस तरीके से वो रिपीट कर सकते हैं. जनरली मेंस में थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस की वर्डिंग्स चेंज हो सकती है, पर आइडिएशन और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वुड रिमेन सेम बिकॉज सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो द सेम, दे हैव नॉट चेंज्ड. अब एक माइक्रो थीम बेस्ड मेंस के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये जो है पॉवर्टी, पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है. और देखो अब क्या है, ऐसे बहुत उसका यूज़, उसकी जो तुम्हारी जो वन पेजर तुम बनाओगे ना पॉवर्टी के लिए, वो तुम्हारे बहुत सारे पेपर्स में यूज़ होगी. ठीक है, सोशल जस्टिस वेलफेयर में यूज़ कर सकते हो तुम, GS1 में यूज़ कर सकते हो, ऐसे एथिक्स में यूज़ कर सकते हो. तो डायमेंशंस अगर अच्छे बना रहे हो उसमें, तो एग्जाम्पल्स वगैरह तो मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब दिस इज़ द माइक्रो थीम ऑफ पॉवर्टी, राइट. अभी सोसाइटी में वैसे माइक्रो थीम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, विमेन, ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, फैमिली, पॉपुलेशन, अर्बन प्लानिंग, कास्ट सिस्टम, ये सारी मेजर थीम्स हैं जिस पे तुमको नोट्स बनानी है. ये तुम्हें हीट मैप और अब तुम्हारे माइक्रो थीम का जो डॉक्यूमेंट है सिविल्स डेली का, उसमें तुम्हें मिल जाएगा. ये पॉवर्टी का मैंने उसी डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली निकाला है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है. ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है कि देखो हम लाइक फूड सरप्लस कंट्री हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है. तो इस तरीके की लाइक यू नो ये पैराडॉक्स है पॉवर्टी फॉर कंट्री लाइक इंडिया. AI और PYQ के एनालिसिस के बारे में मैं एंड में बताती हूँ, बिकॉज वो एक डायमेंशन है जिसके बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए अगर तुम्हें बनानी है, हम सिर्फ सोसाइटी पे बात करेंगे, तो पॉवर्टी उसकी एक डायमेंशन है. अब एक साइकिल, विशियस साइकिल वो बनाता है. ठीक है, व्हाट्सएप कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल. तो यानी कि थीम क्या है, थीम ये कि प्रॉब्लम क्या है, नया एक इवोल्यूशन, एक नई टाइप की पॉवर्टी हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन इंडिया. ठीक है, अगर हम बढ़ भी रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लाइक अब नए टाइप की डायमेंशन आ गई है. ठीक है, सेकंड ये हो गया कि ये जो विशियस साइकिल है पॉवर्टी का, उसको कैसे ब्रेक करें, यानी स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी. पॉवर्टी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स तुम्हें पॉवर्टी की पता होनी चाहिए, वो कितनी इफेक्टिव है, मतलब हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो कितने इफेक्टिव है, यानी कि वेदर द स्कीम्स दैट वी हैव आर वर्किंग और नॉट, यानी कि व्हाट आर द चैलेंजेस. ठीक है, यानी कि एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्कीम्स और द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया. सो दीज आर द मल्टीपल डायमेंशंस दैट यू विल सी इन दिस. अब एक्स फैक्टर नोट्स अगर देखोगे तो सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी, तो वो यहाँ पे है. ठीक है, अब फेसेस एंड लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी, तो फेसेस एंड लिव एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी यानी कि वो जो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का पॉइंट है वो, तो एग्रेरियन पुअर है, इनफॉर्मल पुअर है, इनफॉर्मल सेक्टर है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो वो अभी हम नहीं उसको कैच कर पा रहे. ठीक है,
women and female headed household, the feminization of poverty, children and elderly, migrants and the missing, which is like covid के बाद बहुत migration और ये जो issue आया, ठीक है, and how health also like is becomes a big factor, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो क्या impact होता है वो तुम्हारे नोट्स में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तुम्हारे आंसर्स में दिखना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी डायमेंशंस में दिखना चाहिए, and अगर इस तरीके से सोचोगे तो फिर जाके नोट्स में भी वो आपको दिखेगा. These are the ready notes that you get X factor, but मैं यहाँ पे तुम्हें टॉपर की नोट्स दिखाती हूँ. तो देखो टॉपर ने क्या किया है, ये पॉवर्टी का उसने पहले बनाया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया SDG 1. इज इट विजिबल गाइज? बिल्कुल कर सकते हो, माइक्रो थीम्स और एक्स फैक्टर से तुम बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो. फ्लैश नोट्स फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर सकते हो. कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज तो देखो तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर की होंगी, शायद हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कुछ एनसीईआरटीज़ को ज़रूर पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी की पुरानी एनसीईआरटीज़ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मे बी वहाँ पे थोड़ा सा करना है. पर आपको ये ज़रूर सोचना है कि लाइक यू कांट जस्ट गो बैक एंड नॉट टच दोस. देखो अच्छा नहीं दिख रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, आई ट्राई टू जूम इट, ठीक है, बाद में वीडियोस पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा ये चीज़, ठीक है. सी अगर कोई पर्टिकुलर डायमेंशन आस्क नहीं है तो उसको तुम सब सिर्फ, जैसे कोई भी डायमेंशन अगर तुम्हें पीवाईक्यू से नहीं दिख रही है तो सबसे पहली बात तुमको अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि ये करंट अफेयर्स में है कि नहीं है. इज दिस समथिंग दैट इज रेलिवेंट राइट नाउ? अदरवाइज यू डोंट हैव टू ऐड दैट डायमेंशन राइट नाउ. पहले जो ये मेजर डायमेंशन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, पहले उस पर ही वन पेजर बनाओ, उस पर टेस्ट दो, फिर देखो कि तुम्हारा कॉन्टेंट रिकॉल ठीक है कि नहीं है, या तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं है बेस्ड ऑन योर वन पेजर्स. उसके बाद ये कोई मेजर न्यू डायमेंशन है, उसको अगर करंट अफेयर्स में आता है वो चीज़, तो तुम बाद में उसको इन वेरी ब्रीफ ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस है. जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक यू नो एक बार तुमने बना लिया तो कुछ भी रेलिवेंट बाद में ऐड नहीं करोगे. हो सकता है कोई अच्छा डेटा हो, कुछ इवेंट हो, कोई नया स्टेप लो गवर्नमेंट, तो उसको तुम अपने वन पेजर में जस्ट एज एंड देन ऐड कर लोगे. पर ये है कि तुम्हारे को पता होगा कि ये मैंने चीज़ पढ़ी है, मेरे को बस जाके अपनी इस पेज में ऐड करना है, राइट. सो ये तुम कर सकते हो. मल्टी डायमेंशन चीज़ें तब आती हैं जब अब तुमको बहुत अच्छे से एनालिसिस हो गई, और हो सकता है करंट अफेयर के थ्रू कोई डायमेंशन ऐसी आ जाए. अब देखो ये जो चीज़ें हैं पॉवर्टी है, ठीक है, लेट्स कम बैक टू हियर, और क्वेश्चंस कुछ हम लास्ट में भी एड्रेस कर लेंगे. सो दिस इज पॉवर्टी. यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू में कि उसने लिखा है प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन. कीवर्ड्स पे ध्यान देना, फोकस ऑन द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड. मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वन पेजर नोट्स कैसे बनाए हैं टॉपर ने, ठीक है, क्या होते हैं ये तुम्हें पता है, पर उसका कॉन्टेंट कितना रिफाइंड होना चाहिए. जस्ट पे गुड अटेंशन. Pronounced deprivation in well-being, it includes low income and inability to acquire the basic goods and services that are necessary for dignified survival. See, society के keywords are also changing. देख रहे हो कि like you know वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बिल्कुल the keywords were like geography के term थे एकदम clear, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे deprivation, ठीक है, what is used, dignified survival, all right, basic goods, pronounced deprivation in well-being. This is like really well. और ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन उसने यूज़ की है. सो पिक वन पर्टिकुलर डेफिनेशन. आप भी बिल्कुल इसको ऐसे करो, पॉवर्टी की कोई एक डेफिनेशन उठाओ, या तो फिर आप अपनी इंट्रोडक्शन डेटा से भी कर सकते हो. शी इज ऑल्सो इंक्लूडेड अ सेकंड ऑप्शन ऑफ हर, और ये वैल्यू एडिशन भी है 21.9% बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011. इसने लिख दिया, आप कोई रिसेंट डेटा उठाओ, नोट्स में इतना ऐड कर दिया. कोट ऐड किया है, बिकॉज क्या हो रहा है कि जी अभी हमने बहुत रियलाइज़ किया है कि कोट्स और थिंकर्स और स्कॉलर्स के जो ओपिनियंस हैं वो लिखने से काफ़ी आप सोसाइटी पॉलिटी वगैरह में आजकल स्टूडेंट्स दे फेचिंग गुड मार्क्स, रैंकर्स भी ये बोल रहे हैं. पहले शायद लोग नहीं करते थे, अब हो रहा है ऐसा. सो आई वुड सजेस्ट कि सोसाइटी पॉलिटी टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे वो कंसेप्चुअल चीज़ें या थोड़ी सी थीम बेस्ड चीज़ें आती हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गई, ये वाली चीज़ें आ रही हैं, तो आप भी कोट्स और थिंकर्स के बारे में लिखने की कोशिश करिए. एथिक्स में तो करना ही है, एथिक्स में तो लाइक इट्स अ गिवन दैट यू शुड हैव, लाइक आपके पास बढ़िया थिंकर्स का एक अच्छा कंपेंडियम होना चाहिए. एंड आई विल शो यू व्हाट कंपेंडियम लुक्स लाइक. फॉर दैट कितना होना चाहिए. कंटेंट की लिमिट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. तो मल्टीपल फॉर्म्स है देखो पॉवर्टी के, तो उसने मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किया है. रिसेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दैट वाज अबाउट लाइक द ओनरशिप ऑफ पॉवर्टी. दे ट्राई टू लिंक ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉवर्टी. तो ये देखो यहाँ पे जब उसने मल्टीपल फॉर्म्स किए हैं तो यहाँ पे उसने उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है. व्हाट आर द रीजंस, तो रीजंस आर लाइक हिस्टोरिकल, ठीक है. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हर टॉपिक का डिफरेंट हो सकता है. पॉवर्टी के लिए जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप डेफिनेशन टाइप की चीज़ लिख सकते हो, ठीक है. एक इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसमें आप डेफिनेशंस लिख सकते हो. इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हो. विमेन रिलेटेड क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट कि विमेन रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है, कोई डेटा बैंक उठाओ और उसको एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ करो. कुड बी गुड इनिशिएटिव, जो भी डेटा मतलब आपके पास अवेलेबल हो रिलेटेड टू देयर अभी रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, कोई अच्छी रिपोर्ट हो उससे लिखो. पिक गवर्नमेंट सोर्स ऑब्वियसली.
और उसको अपना इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, एंड लास्ट में आइडेंटिफाई करो कंक्लूजन शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन क्वेश्चंस लाइक दैट, कि आपको कंक्लूजन में ऐसा लिखना है कि यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट यू नो दिस इज समथिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड येस वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी सीरियस। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टाइप्स क्या हैं पॉवर्टी की, वो सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं, गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिए हैं, कमिटीज़ क्या हैं, केपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन इज़ वेरी फेमस विद टू डील विद पॉवर्टी, वहाँ पे उसने लिखा हुआ है। पॉपुलेशन पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। कीवर्ड्स, पॉपुलेशन एज एन इफेक्ट, पॉपुलेशन पॉवर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो अगर आप लिख रहे हो तो आप इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों को लिखोगे, राइट। कोविड-19 था, उसका क्या इम्पैक्ट था पॉवर्टी में, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं इसकी इरेडिकेशन में, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे लास्ट में व्हाट शी इज रिटन इज लाइक रेडी कंक्लूजन एज वेल। एक्स फैक्टर्स में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। The 21st century is an era of knowledge of poverty is to be abolished in this century, it can be abolished only through knowledge, ठीक है। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम एक, कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन के थ्रू उसने बताया कंक्लूजन, तो आप भी एक इस तरीके की थीम को पिक कर सकते हो। अब सोसाइटी GS1 का पॉवर्टी मैंने बता दिया। देखो सोसाइटी के आंसर्स लिखना आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो 1 पेजर बनाना चालू करो। अभी वो मैं बता रही हूँ तो आपको लग रहा है बहुत आपके लाइक लाइट बल्ब मोमेंट होगा कि मुझे समझ में आ गया है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स तो वो कीवर्ड्स को इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी का सोल्यूशन है रिविजन स्ट्रैटेजी इन 1 पेजर। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव एक्स फैक्टर्स, यू नीड टू हैव 1 पेजर्स, बिकॉज आंसर्स जब आप एक्चुअल में लिखने जाओगे तो कीवर्ड्स का रिकॉल अच्छे से नहीं आता है अंटिल अनलेस वो रिपीटेड रिविजन होता है। ये ज्योग्राफी के साथ भी इनफैक्ट होता है, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं, दिस इज GS1 एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है ये। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस, और ये रिसेंट का 2025 पे ही पूछा था। डिस्कस द सेलिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, 10 मार्कर था, ठीक है। अंडरलाइन द चेंज इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन हाईलाइट्स इज एक्चुअली अ वेरी रिपीटेड थीम, इसमें अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। और ये क्या है कि थोड़ा सा इसका रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि ये ना प्रीलिम्स में भी काम आ जाता है, तो इसकी अच्छी नोट्स बनाओ। अब जैसे IVC कल्चर क्या है, इंट्रोडक्शन दे दिया कब से, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है उसने, flourishing civilization which emerged on the banks of river Indus in the second half of 3rd millennium BCE. It is among the earliest and the finest example of urban civic planning keywords, right? Urban civic planning, फिर यहाँ पे डेट डाल दी। तो जैसे यहाँ पे पता है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला मैं बताती हूँ। सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक इंट्रोडक्शन में ना ट्राई टू राइट द टाइम लाइन, डेट्स वाली बहुत रिलेवेंट होता है, तो क्या तुम्हारी जॉब सिंपल हो जाती है व्हेन यू मेकिंग नोट्स ऑल्सो। ट्राई टू, जिसने भी टाइम लाइन ही यूज़ किया, राइट, शी ट्राई टू ऐड टाइम लाइन। और एक अच्छा सा कीवर्ड अर्बन सिविक प्लानिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल था, जो कि सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सो सुपर यूनिक इन दैट मैटर, तो उसने वही किया है। अब अर्बन प्लानिंग के बारे में पूछा, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एकदम बिल्कुल पूछा है। आर्किटेक्चर के बारे में, अर्बन प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन है डायरेक्टली, सो शी इज रिटन अबाउट इट कि प्रेजेंट टाइम्स में IVC और अर्बन प्लानिंग में क्या था, ठीक है। ग्रैनेरीज इस तरीके से डिवाइडेड थी, रोड्स कहाँ हैं, ये तो लाइक एटलीस्ट उसने 7 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। फिर कल्चर कैसा था, एंड देखो डायग्राम के थ्रू, एंड इतना मुश्किल भी नहीं है। लाइक इंडिया का मैप बना, यहाँ पे किया, मैप कर दिया, जो मेजर तुम्हारी साइट्स थी हड़प्पन की वो वहाँ पे लिख दी, डन। बट would I give extra marks to this answer or somebody who's not written it? I will give it to this answer definitely, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी है लास्ट में, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। वाई दिस इज रिटन, बिकॉज IVC के मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए कि जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उनका जो ग्रिड स्ट्रक्चर पैटर्न वगैरह है, जैसे चंडीगढ़ की प्लानिंग वानिंग है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ द IVC, ठीक है। दीज आर एक्स फैक्टर नोट्स। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसमें भी देखो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। दिस इज अ कंपैरिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ना, अब इंटरलिंक, फिर अब आपको हड़प्पन पता है तो क्या नहीं, आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाउ इट इज लाइक यू नो कंटेम्प्रेरी जो तुम्हारे मेसोपोटामियन और इजिप्ट थे उनसे क्या डिफरेंस है, ठीक है। UPSC ने क्वेश्चन पूछा है इस पर, और पूछ सकता है आगे भी जाके, कुछ और भी पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, कुछ इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में भी पूछ सकता है, राइट। सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी कंटेम्प्रेरी टाइम के जो और सिविलाइजेशंस थे उसमें क्या है, इसमें डिफरेंस और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड आई विल आंसर दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्मिता ने पूछा है। सो स्मिता, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि जो सबसे पहले तो स्टार्ट ऐसे करना है कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और सबसे पहले इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स हैं, उसका तो आप पहले बना ही लो, ठीक है। वो तो आपके 4 या 5 मेजर सब्जेक्ट्स एकदम कंप्लीट हो जाने चाहिए, और कोशिश यही करनी है। जैसे सिटीजनशिप है, तो देखो बेटा सिटीजनशिप से मे बी देयर आर नॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स नहीं आते हैं, बट मेंस की डायमेंशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो एक इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा आपको इसको जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी मल्टी, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप्स क्या है, हमने नया करंट अफेयर पे क्या तुम्हें पढ़ा है, अभी हमारे सिटीजनशिप में CEA का वो इशू चल रहा था, उससे रिलेटेड कर सकते हो।
और कंटेम्प्रेरी जगहों पे क्या होता है, इंडिया क्या नेचर फॉलो करता है, तो वो जो मेजर एक डायमेंशन आपको दिखती है ना स्टैंडर्ड बुक से, उसके लिए तो एटलीस्ट आप बना लो, ठीक है। सो इवन इफ दैट माइक्रो थीम ऐसा है कि शायद पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि रिविजन करने के लिए आपके लिए, जैसे अगर क्वेश्चन आए, सो दिस व्हाट इट डज इज दैट दिस इज वेर यू रीचिंग टुवर्ड्स द 90% ऑफ एक्यूरेसी एंड 90% कॉन्फिडेंस ऑफ एंटरिंग द एग्जाम, अगर वन पेजर बना लेते हो। बट पहले क्या करना है, पहले तो देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और माइक्रो थीम्स जो आ रही हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे पहले बनाओ, ठीक है। उन पे पहले अच्छे बनाओ, डेंस, कीवर्ड रिच, गुड एग्जाम्पल्स, गुड जो भी सब्जेक्ट डिपेंडेंट है उसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से पहले उन सब्जेक्ट्स के लिए बनाओ, देन मूव ऑन टू द लाइक मे बी अदर डायमेंशंस, ओके। ये रॉकेट आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, किंगडम्स के थ्रू पूछते हैं, कई बार किंगडम्स के थ्रू पूछते हैं या फिर वो टाइमलाइन के थ्रू पूछते हैं। तो इसमें रॉकेट आर्किटेक्चर का ये डायग्राम है, सॉरी ये वन पेजर है। लेट मी शो यू दिस। देखो रॉकेट आर्किटेक्चर, ठीक है, और ये हेडिंग हो गई, ये इंट्रो है। इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स बाय कार्विंग आउट रॉक वेयर इट इज नेचुरली अगर। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब चाहो तो उसमें टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉकेट आर्किटेक्चर वाज वेरी फेमस और प्रेवलेंट और स्टार्टेड इन दिस पीरियड टू दिस पीरियड। सम ऑफ द मेजर, जैसे अगर कोई भी आप कैलासा टेम्पल का लिख सकते हो, आपने वहाँ पे लिख दिया उसका एग्जाम्पल, तो वो भी आपका इंट्रोडक्शन में वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर्स इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। Ma'am, I prefer reading from books. I don't make notes. Is it a good approach? No, it's not a good approach and it is not going to work because तुम बुक से पढ़ोगे तो तुम अंडरस्टैंड दिस। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 50 पेजेस का 40 पेजेस का फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का चैप्टर शंकर में तुम खोलोगे तो 10 पेज का है, ठीक है। 10 पेज से रिकॉल वैल्यू बहुत कम हो जाती है क्योंकि तुम्हें एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। वही अगर तुम वन पेजर नोट्स बनाते हो तो ये होता है कि तुम बहुत कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज सी सिलेबस इज एक्सपैंडिंग, है ना। तो इसलिए वन पेजर नोट्स को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग प्रोबेबली, एंड शायद कुछ टॉपिक्स के लिए तुम्हें ज़रूरत ना पड़े, प्रीलिम्स में फिर भी काम चल जाएगा, पर मेंस में आपका काम नहीं चलेगा, आप नहीं क्लियर कर पाओगे अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे। तो आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप रिविजन नहीं कर पाओगे फिर। देयर इज नो वे अबाउट इट, देयर इज रीजन एवरी टॉपर हैज़ नोट्स। अब देखो ये रॉकेट आर्किटेक्चर है, तो इवोल्यूशन मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पल्लवा, राष्ट्रकूटा पीरियड, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन कौन से मेजर जगह पे है, ये आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज कैसे हो रही है भाई। रॉकेट आर्किटेक्चर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हिट है यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस का, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या रेलेवेंस है, व्हाई डू वी वांट टू नो अबाउट रॉकेट आर्किटेक्चर, दिस इज कैप्चर्ड। तो नोट्स बनाने का वन पेजर जब आप बनाते हो ना, तो हमेशा ये सोचो कि रेलेवेंस की जो डायमेंशन है उस पर ज़रूर 2 से 4 पॉइंट्स पर लिखने हैं हमको, भले कीवर्ड्स में लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ रॉकेट आर्किटेक्चर ही है, क्यों है यूपीएससी के सिलेबस में, व्हाई एम आई रीडिंग अबाउट इट, व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग, बिकॉज वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ओके। इसका कोई रेलेवेंस है सोसाइटी में, करंट टाइम पे, कल्चर पे, तो उसके डायमेंशंस अगर मैं नहीं मेंशन कर पा रही हूँ अपने आंसर्स में और वो मेरे वन पेजर नोट्स में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दैट्स नॉट अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ योर आंसर्स एंड योर नोट्स ऑल्सो। सो हमेशा एक डायमेंशन ट्राई करो ऐड करने की जहाँ पे रेलेवेंस की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वन पेजर नोट्स फॉर रॉकेट आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसके क्वेश्चंस में नहीं दिखाऊंगी अब आपको बिकॉज वी हैव अ बिट ऑफ पॉजिटिव टाइम, बट दिस इज हाउ रॉकेट आर्किटेक्चर इज, ठीक है। ये एक्स फैक्टर्स के नोट्स हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कॉलोनियल रूरल इम्पैक्ट्स उन्होंने क्वेश्चन पूछे, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, ठीक है, और इनकी पॉलिसीज़ के कारण ट्राइबल पे क्या इफेक्ट हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, या फिर एग्जांपल एग्रेरियन डिस्ट्रेस हुआ तो क्या इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन है। और दूसरा डायमेंशन इसका ये है कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग लाइक अ सच अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, व्हाई द ब्रिटिश फोर्सेज वर एबल टू ओवरथ्रो और ओवरपावर ऑल दीज किंगडम्स। तो वो डिफरेंट वॉर्स के एग्जाम्पल से आप बना सकते हो। तो जैसे कि दिस इज अगेन ये मॉडल आंसर टाइप का एक मॉडल है। तो जैसे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, डायमेंशन यहाँ पे है हाउ, ठीक है। Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? यानी कि क्या रीजन था, यानी कि इंडियन डायमेंशन क्या है, इंडियन किंगडम्स के डाउनफॉल का क्या रीजन था, why did they win, what is the reason, why do we need to understand this,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैड समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल, मतलब वी बिकेम लाइक स्लेव्स टू द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एनालाइज दैट, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, रीजंस क्या थे ब्रिटिश की सक्सेस के, तो उन्होंने 4-5 पॉइंट्स में ऐसे बताए. लीडर्स, सिलेक्शन, सैलरी, ठीक है, टूल्स, टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन. अब दूसरे यूरोपियन पावर से क्या बेटर था? ये पहली डायमेंशन उनके इंडिया से क्यों जीता, दूसरे यूरोपियन पावर से क्यों बेटर था, ठीक है. पोर्टुगीज एक बहुत मेजर प्लेयर था, उससे क्या उसका रिलेवेंस था. प्लस फेलियर्स क्या थे फ्रेंच के, पोर्टुगीज के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनको जिताने के लिए. दैट इज डन अंडर दिस. इसको थोड़ा एक्सपेंशन में भी तुम कर सकते हो, एग्जाम्पल्स और ऐड कर सकते हो. दिस इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट. अब विलियम बेंटिक का कोट एक ऐड किया है और यहाँ पे एक डेटा का पॉइंट दिया है, तो आप भी एक कोट उठा सकते हो, ठीक है. और चाहो तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कोई भी, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, राइट, उन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट और क्रिटिक किया था, तो उनका कोई स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिखो, यू विल फेच मार्क्स. Very good. That's absolutely stunning kind of an introduction. I would see something like that. Like she's written William Bentinck. You can write Dada Bhai Naroji. You can talk about any contemporary also. ठीक है. What Romila Thapar has probably said about it. Just write that. एक लाइन का लिखो यहाँ पे अपने नोट्स में दिखाओ क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज. पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फेसेट्स क्या है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बताने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग. सो एक डायमेंशन क्या लिखनी है इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में. सो जैसे कि कोई पॉलिसी, तो अब इसको जनरलाइज करते हैं, फ्रेमवर्क को जनरलाइज कर दिया कि जैसे कि कोई पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी स्टेप के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या डायमेंशन हो गया, व्हाट, लाइक क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया. या कॉन्टेक्स्ट तुमने यूनिक किया, फिर उसके फैसेट्स क्या है उस पॉलिसी के, क्या उसके डायमेंशंस हैं, वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है, वो है क्यों, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. सो हिस्ट्री के आंसर्स में ना ये कई बार कंक्लूजन्स में ये ज़रूर लिखना चाहिए कि यू नो दिस हैपेंड सो दैट. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या हुआ, एग्रेरियन डिस्ट्रेस हुआ, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली ख़राब हो गई और वही चीज़ उसका रिजल्ट था, तो कंक्लूजन में वो लिखना चाहिए. कंक्लूजन आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो, सो इट गिव्स अ गुड फ्लो ऑल्सो. ठीक है, दीज आर द एक्स फैक्टर नोट्स ऑल्सो ऑन द सेम टॉपिक. ठीक है, ये भी टेबल फॉर्मेट में प्रॉब्ली हम पूरा ऐसे एक्सप्लेन वे में देते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. पोस्ट इंडिपेंडेंस की नोट्स है, ठीक है. मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस की थीम डायमेंशन नहीं निकाली है, बिकॉज एक दो क्वेश्चन आते हैं और वही 4-5 थीम्स है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी. ये एक्स फैक्टर से उठा के पढ़ लेना डायरेक्टली. अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत लंबा चला था, ठीक है, और आज भी एक इशू है. ठीक है, लैंग्वेज हो गया या कल्चरल रीजनलिज्म जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना अभी भी ना कहीं दे आर इन द इकोज ऑफ अवर सिस्टम. आप उसके बारे में अभी भी सुनते रहते हो, करते रहते हो, तो उसको समझो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए सबसे पहले बात तो आपको क्या है कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि भाई कैसे हुआ, एसके धार कमीशन बना था या इस तरीके से हुई थी, क्या कमिटीज़ थी, ये फैक्चुअल है थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंड, यूनिक केसेस क्या थे, और रीसेंट क्या हुआ. तो रीसेंट रीऑर्गेनाइजेशन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एंड सम ईयर्स अगो वी हैड तेलंगाना ऑल्सो. और अब क्या चल रहा है, बिकॉज यू अभी रिसेंट पास्ट में क्या चल रहा है वो मेंशन बहुत करना है, क्योंकि ये पूछा क्यों रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट इतनी पुरानी चीज़ें क्यों पूछ रहा है, नहीं, इट्स रेलिवेंट. सो यू शुड हैव दिस करंट डायमेंशन विच इज़ लाइक गोरखालैंड, दे आर आस्किंग फॉर गोरखालैंड, बोडोलैंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, और हर स्टेट में ये सब चल रहा है. कहीं ना कोई कम्युनिटी है और कोई ना कोई रीजन है जहाँ पे चल रहा है ये चीज़ें. सो प्लीज़ हैव 1 पेजर नोट्स ऑन दिस, लाइक जैसे मैंने दिखाया है. अब देखो क्या होता है ना, ये डेटा सेट है, यू कैन डू दैट, आप थोड़े से ब्रॉड नोट्स बना सकते हो, बट फिर क्या है, कट डाउन ही करना पड़ेगा. तो पहले से ही कोशिश करो कि शार्प कनेक्ट रहे. तो जैसे कि एक्स फैक्टर नोट्स को अगर देखोगे और फ्लैश नोट्स को देखोगे ना, तो वो ऑलरेडी बहुत शार्प है. तो ट्राई टू टेक लाइक काइंड ऑफ, आई वुड से कि उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो. इस टाइप के वीडियोस तो देखो अपलोडेड हैं, एक बार अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप रिविजिट करो. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, इफ़ यूर इन ऑफलाइन मोड, आप यहाँ पे आके हमारे से डिस्कस कर सकते हो. यू कैन गिव मी अ डायरेक्ट कॉल, आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि क्या किस चीज़ पे आप स्टार्ट कर रहे हो. ये तो एक जनरल चीज़ें हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डिमेंशन है तो उसमें हम अलग से भी बात कर सकते हैं, राइट. दिस इज़ अ डेटा सेट. ठीक है, अब ये GS1 का डेटा सेट एक तरीके से देखा जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. आसर सर्वे जो कि एजुकेशन के लिए होता है, ILO क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डिजिटल स्किल के लिए. तो मल्टीपल जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा चल रहा था या इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स में या थीम्स में चाहिए, उसने एक डेटा सेट का ऐसा बना दिया. व्हाट यू कैन डू इज लाइक, ऐसा आप एक्स फैक्टर से उठा के बना सकते हो, या तो अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लो. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको
I will be sharing my number in the end of the session. दे देंगे. Okay, SD is saying, ma'am, what I understand is content reading, that is X factor notes, then micro theme based PYQ analysis, one pager notes of dimensions and add probable dimensions. Yes. देखो, yes, बिल्कुल सही कह रहे हो, completely understood it. But तुम एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो है एक्शन वाली जो चीज़ है, टेस्ट देना. ठीक है, ये वन पेजर नोट्स के बाद जब तुम बनाओगे, रीड करोगे तो टेस्ट देना, सो दैट तुम्हें पता चले कि तुम्हारा रिकॉल कितना अच्छा है और तुम्हारे पर्टिकुलर वन पेजर नोट जो है वो PYQ और क्वेश्चंस की डिमांड को मीट कर रहे हैं क्या. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने साइक्लोन पे अगर बना लिया तो क्या ठीक है, इज दैट इनफ. तो ये चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा. ठीक है, अब इसी तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का देख लो. लोकल बॉडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लोकल बॉडीज पे तुम्हारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन 73rd 74th से दे दिया. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लोकल बॉडीज में प्रॉब्लम क्या है, इशूज यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एम्पावरमेंट. ठीक है, इनकी फाइनेंस की सोर्सेज क्या होती हैं, क्योंकि अगर तुम जैसे ही स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल कंडीशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी ने उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए तुम्हें इस पता होना चाहिए ये. ठीक है, इस पे अच्छे से एक कंटेंट रिच होना चाहिए. सोर्स इनकी क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरीके की चीज़ें हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए. ड्रॉबैक्स क्या हैं अभी करंट सिस्टम में, वो लिखोगे. फिर वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड कहाँ से लिखोगे, सेकेंड ARC से लिखो. ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट एंड SFC रिकमेंडेशन, स्टेट में रिवॉर्ड बेटर परफॉर्मिंग PRIs. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SFC शुड बी मेड मैंडेटरी. ठीक है, नीड टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें तुम एक और डायमेंशन AI का भी डालो. ठीक है, कि AI भी क्या यूज़ किया जा सकता है पर्टिकुलरली टू मेक इट मोर एक्सेसिबल. सो टॉक इन दोज डायरेक्शन एंड ट्राई टू ऐड प्रॉबली, क्योंकि फंडामेंट हमारे DPSPs में भी दिया हुआ है, तो एंड कर दो कंक्लूजन विद अ DPSP. बट नोट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, 4-5 डायमेंशन तो कवर होनी चाहिए. प्लस मैं एक डायमेंशन और आपको बताऊंगी, आप अर्बन लोकल बॉडीज़ या आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जब लिख रहे हो, एक अलग डायमेंशन उसमें विमेन का लिखो कि अर्बन बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ जो तुम्हारी अर्बन रूरल दोनों में है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है, बिकॉज विमेन से लेके काफ़ी चीज़ें बातें हो रही हैं. तो वहाँ पे कम से कम, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप वो डायमेंशन अपने आंसर्स में लिखें. सो प्लीज़ ट्राई टू ऐड दैट विमेन डायमेंशन एज वेल. ठीक है, और माइग्रेशन वगैरह के बहुत इशूज़ हुए हैं अभी, COVID-19 के बाद का क्या चल रहा है, वो वाले डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड करो अपनी नोट्स में. ठीक है, दीज आर द एक्स फैक्टर्स ऑफ द सेम. जैसे मेजर इशूज़ क्या हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ARC ने डायरेक्टली कुछ बोला है, वो यहाँ पे कोट किया है, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज. ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमेशा बात करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए. ठीक है, माइक्रो थीम्स 1 पेजर नोट्स हैं, ये GS2 के हैं. दिस इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दिस इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का डिफरेंस. तो जब अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट की दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थीम है. नोट्स कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन कंपैरिजन नहीं पूछेगा. ठीक है, किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन में पूछेगा, और इंटरनेशनल में जिससे पूछा हुआ है ना PYQs में, उसका अलग से एक छोटा छोटा आप बॉक्सेस में बनाओ. अदरवाइज एक्स फैक्टर्स में वो दिया है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल. बट बनाओ कि जैसे कि इंडिया का प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे US से, UK से डिफरेंट है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से डिफरेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चाइना. तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मतलब उसमें 5 पेज की नोट्स बना दो, बट एटलीस्ट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, कुछ लिखा होना चाहिए, अच्छा सा कंटेंट उसमें आपके पास हो, जिससे कि मान लो आपको वैल्यूडेशन करना हो तो आप कर सकते हैं. राइट, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो वो कैसा आता है, लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट हो रहा है. तो ये हमेशा टसल चलता ही रहता है, जुडिशियल ओवररीच की बात होती रहती है, जुडिशियल पॉलिसी बना रही है. सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. राइट, एंड जुडिशियल इंटरवेंशन इज ऑलवेज देयर. एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच का टसल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो इसकी हमको डायमेंशंस बनानी है अगर, तो क्या ये तो एक्स फैक्टर की नोट्स हैं. तो जैसे किस टाइप की डायमेंशन पे पहले तुम बनाओगे, तो डायमेंशन अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पहले बताना है कि प्रिंसिपल्स क्या है. पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर का एक एडजॉइनिंग प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, क्या होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स. डायमेंशन समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये डायमेंशन यहाँ से निकल के आ रही है. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्वेसिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी क्या बात कर रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरीके से काम करना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए, सिग्निफिकेंस कहाँ से उठाया, जुडिशरी से उठाया. तो नोट्स में वो दिखना चाहिए. राइट, योर नोट शुड हैव दैट. अब कैसी डायमेंशंस होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहली बात तो चैलेंजेस क्या हैं, एक डायमेंशन ये हो गई. सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड इट. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. That's why we need it, right? Legislature, judiciary, किस तरीके से checks and balances हैं. This is a factual recall. ये देखो यहाँ पे legislature, judiciary, federal checks एक दूसरे पे कैसे हैं. This is an X factor. This is the topper note. ये टॉपर का नोट है. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखो डायग्राम के थ्रू एक अच्छा सा दिखाया है. आप भी इसको रेप्लिकेट करो, ट्राई टू रेप्लिकेट दिस. जब भी सेपरेशन ऑफ पावर्स का बनाओ तो ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस.
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, क्या है उसमें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका फंक्शन क्या है यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैसे बैलेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है. वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एप्लीकेबल इन द ट्रूएस्ट सेंस इन इंडिया, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, रिड्यूस करना पड़ेगा बर्डन, ठीक है. रिजिड एसओपी वुड बी इनइफेक्टिव टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ कास्ट रिजर्वेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा दिया. अब यहाँ पे देखो ये लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव. अभी तक आपको चीज़ें क्लियर है ना? प्लीज़ मेरे को एक बार बता दे रहे ना चार्ट पे, ठीक है. इफ़ यू गेटिंग स्टक समवेयर तो मेरे को प्लीज़ कीप ऑन. सो दिस इज लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव, दिस इज जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, दिस इज जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर. इस तरीके के टेबल फॉर्मेट में मेक इट and write a conclusion. Judicious and calculated constitutional functional overlapping makes way for the democratic collaboration of three governments. ठीक है. अब इसमें क्या है कि तुम कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी कोट कर सकते हो. यू कैन डू दैट. ट्राई टू फाइंड अ गुड जजमेंट लिखो. जैसे इन्होंने शी इज ऑल्सो रिटन मोहिनी जैन केस, ऑल राइट, रिलेटेड टू समथिंग, जल्लीकट्टू केस, शी इज ट्राई टू कनेक्ट इट विद समथिंग. सो आई थिंक अगर बहुत कंक्लूजन को लेके इशू हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हो, दैट इज लाइक यू नो प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट राइट अ केस लॉ जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कुछ ऐसा बोला है, उसके रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस से आप एंड कर सकते हो, ठीक है. अब देखो ये माइक्रो थीम है गवर्नमेंट बजटिंग की, एंड GS3 पे आ गए हम. अब तो ये माइक्रो थीम है गवर्नमेंट बजटिंग की. तो बजट में क्या है, तो 3 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है. करंट बजट, जेंडर बजटिंग और फिस्कल पॉलिसी. तो जेंडर बजटिंग पे तो देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है. दे हैव आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन हियर. अब करंट बजट से क्या है कि जो भी करंट बजट होगा उससे कोई ना कोई डायमेंशन इंपॉर्टेंट होगी तो वो पूछ सकते हैं आपको. तो आपके पास बजट जो भी आप जिस साल का भी पढ़ रहे हो, जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो, उस पर बजट्स पे आप बना सकते हो, ठीक है. देन फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी तो इन जनरल क्या है, किस तरीके से लिखना चाहिए. सो दिस इज अ डायनामिक क्वेश्चन. सी इकोनॉमी में current affairs when it comes to means is very important. तो you will have a overload of current affairs, but the problem with that is that कि current affairs में तो चीज़ें आती रहती है, data points, ये सारी चीज़ें आती रहती है. How do you write it? You don't need to write everything. Pick 2 or 3 data points and उसके बारे में लिखो. For example देखो ये यूनियन बजट 2026-2027 एट अ ग्लांस का था. क्या एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है. अब यहाँ से क्या है, अगर 1 पेजर बनाओगे तो फिजिकल डेफिसिट यहाँ से यू कैन पिक इट अप, यही दिख रहे हैं ना, राइट. तो हर चीज़ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पिक 1 डेटा पॉइंट प्रॉबेबली और 2 डेटा पॉइंट्स और वो 1 पेजर पे लिखो. रेलेवेंट है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा वो तुम्हारे, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. और राइट, अब बजटिंग पे क्वेश्चन है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेजर इशूज. गवर्नमेंट बजटिंग होता क्या, बजटिंग की प्रोसेस क्या, व्हाट टाइप ऑफ बजट डू वी हैव, व्हाट इज द प्रोसेस. ये बेसिक चीज़ तुम्हारे फर्स्ट हाफ में तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बाद आनी चाहिए. तो ये तुमने प्रोसेस लिख दी, डायमेंशन लिख दी. देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट आर द रीसेंट रिफॉर्म्स. तो रिफॉर्म्स क्या हैं, क्या नए चेंजेस आए और चैलेंज क्या है. वो क्यों पूछ रहा है बजट के बारे में, बिकॉज बजटिंग के प्रोसेस में कोई कुछ प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल जेंडर बजटिंग के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि बजट के प्रोसेस में जेंडर वाली चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है. We have recently turned to outcome-based budgeting. Why do we need outcome-based budgeting? क्यों कर रहे हैं? So this is the kind of questions that you will have to think when you see the PYQs कि ये सवाल क्या आ रहे हैं और उसके ही थ्रू पे तुम्हारा बनता है कि आगे क्या पूछा जाएगा. और नोट्स भी फिर उसी तरीके से बनेंगी, ठीक है. जेंडर बजटिंग है तो जेंडर बजटिंग से और रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. क्या ग्रीन बजटिंग एक कॉन्सेप्ट हो सकता है. कैन वी थिंक अबाउट ग्रीन बजट? यस. कैन वी मेक नोट्स, कैन वी एड दैट डायमेंशन इनटू आवर नोट्स? यू शुड, because we're talking about environmental issues again and again. If you're preparing for UPSC, you would understand that. green budgeting हो गया, और क्या हो सकता है. क्या एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, क्या इस तरह की डायमेंशन डिफाइन की जा सकती है. आप अपने सजेशंस में उसको लिख सकते हो. वाई नॉट, राइट. सो यू शुड हैव दैट. सो दीज आर द काइंड ऑफ नोट्स. जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल, व्हाट आर द रिफॉर्म्स, व्हाट आर द सजेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज़, वो लिखोगे. सेक्टर स्पेसिफिक क्या चीज़ें चल रही हैं आपके नोट्स में, वो होना चाहिए. डेटा रिच होना चाहिए. बिना डेटा के आप बिल्कुल नहीं लिख सकते. अगर आपने डेटा नहीं लिखा है, इस तरीके का डेटा होना चाहिए. ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है. दिस इज द काइंड ऑफ डेटा दैट यू शुड हैव. अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा डेटा है, इतना आप लिखोगे तब जाके 4-5 चीज़ें मुश्किल से याद रहती हैं. बहुत सारा रिवाइज करना पड़ता है ना. पर अगर नहीं है तो फिर कैसे होगा, तब तो याद ही नहीं रहेगा ना, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. अब देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहती थी कि देखो कितना ब्यूटीफुली क्या किया है. नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, AI, ML, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल बनाए हैं. एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, हेल्थ केयर में क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है. साइंस एंड टेक का जब तुम बनाओगे, प्रिपेयर करोगे नोट्स 1 पेजर, प्लीज़ जस्ट कॉपी दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट.
मतलब इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, एग्जाम्पल्स लिख दिए, ठीक है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड AIML, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से छोटे 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 पॉइंट्स, कम से कम 10 पॉइंट्स लिख लो, डन। 5 से 6 डायमेंशंस पे, ठीक है। तो जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन भी ऐड करो उसमें, गवर्नेंस ऐड करो, ठीक है, पुलिसिंग ऐड कर सकते हो, एंड देन राइट। यू विल, इसको रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा, और मल्टीपल डायमेंशंस तुम कवर भी कर पाओगे, एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑल्सो लेटर ऑन रिवाइज करने में, ठीक है। सो डू दैट। अब देखो ये लास्ट है हमारा, वी आर द लास्ट लेग, और एथिक्स, लास्ट लेग ये है हमारा एथिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद विल फिनिश द सेशन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट में बात कर लेंगे उसके बारे में। एथिक्स में क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स लिखो। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो सेंटेंस फ्रेम नहीं होते और इतना टाइम नहीं होता। तो एथिक्स इज वन सब्जेक्ट एंड सोसाइटी, आई फील, जहाँ पे कीवर्ड से बहुत फर्क पड़ता है आंसर की क्वालिटी में। विदाउट कीवर्ड्स योर एथिक्स आंसर विल लुक जस्ट सुपर जेनेरिक एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव। सो 1 पेजर नोट एक किस चीज़ की बनानी है, एथिक्स की, कीवर्ड्स की बनानी है। कैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव में जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, कंपैशन फटीग, ब्यूरोपैथोलॉजी, ठीक है, ये आपको एक्स फैक्टर में नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोअर डूअर स्प्लिट, दयानंद सरस्वती ने ऐसा बोला है। सिमिलरली अच्छी क्या है, समनम बोनम, ठीक है, एड्यूमोमा, टेलियोलॉजिकल, ठीक है, अस्थि प्रज्ञा, लोक संग्रह, प्लेटोस फिलोसोफर किंग। तो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी से दोनों से मिक्स करके दे हैव ट्राई टू शो दैट, ओके, यानी कि कीवर्ड्स दोनों में। तो कैसे बना लिए कीवर्ड्स, वेस्टर्न फिलोसफी से कुछ अच्छे कीवर्ड्स उठाए, इंडियन फिलोसफी से कुछ कीवर्ड्स उठाए, कुछ करंट अफेयर से उठाए। वंस यू रीड एक्स फैक्टर जब पढ़ते हो ना, तो कीवर्ड्स पे ध्यान देना, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनिशियल लेवल से ही सोचना एक कि मुझे ये कीवर्ड्स अच्छे मिल रहे हैं तो मुझे इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि किस तरीके से देख सकते हो। जब इंडियन फिलोसफी पढ़ोगे, कोई अच्छे कीवर्ड्स दिखते हैं तो वो लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टेबल बना के, एंड कीप दैट एंड कीप गोइंग थ्रू दैट। मतलब बीच बीच में करते रहो। जैसे कि आप एथिक्स का टेस्ट लिखने वाले हो, फंडामेंटल PYQs कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू दिस, एक बार देख लो, ठीक है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है इस चीज़ को लेके? आई होप अभी तक चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी क्लियर नहीं है, आप यू कैन रीच आउट टू अस, मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आई क्लियर इट दिस आउट फॉर यू। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है GS4 के सिलेबस, तुम देखोगे, दैट इज एथिकल डिलेमा। वाई? बिकॉज उसका केस स्टडीज़ में यूज़ होता है। अगेन, केस स्टडीज़ में आपको एथिकल डिलेमा के बारे में लिखना पड़ता है। मल्टीपल क्वेश्चंस में क्या है, जब सिविल सर्विसेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको एथिकल डिलेमा या तो डायरेक्ट पूछाएंगे, या आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप वन ऑफ द डायमेंशन जो है वो एथिकल डिलेमा ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में लिखिए। सो प्लीज मेक 1 पेजर नोट्स ऑन एथिकल डिलेमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन का उठाया है, सी दिस। Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well, while resolving ethical dilemmas. Because you have ethical dilemmas, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि यहाँ पे आपको एथिकल डिलेमा के बारे में अच्छे से पता चलना चाहिए। और प्रोसेस क्या होती है रिजॉल्व करने की, तो रिजॉल्विंग द प्रोसेस एक चीज़, एक डायमेंशन हो गया। देन पब्लिक सर्विसेज में एथिकल डिलेमा को कैसे रिजॉल्व करते हैं, दैट यू हैव टू डू, ओके। सी दिस इज हाउ she has made. So what she has done is that she has actually mentioned a lot of these examples: sustainability versus righteousness, means versus end, organizational loyalty versus rule of law, ठीक है, सेलेक्टिव कंप्लायंस वर्सेस होलिस्टिक वेलफेयर, नेसेसिटी वर्सेस अब्यूज। सो जब आप रीड करोगे, इट माइट सीम लाइक कि मैम ये कहाँ से आ रहा है, बट आप जब एथिक्स अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप इसको अगर आप इसको पढ़ोगे तो चेक द कॉमेंट्स प्लीज। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस ह्यूमन राइट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दैट आप जब पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते अगर आप अपने दिमाग में ऐसा लेके रखोगे कि मुझे कंटेंट में एथिकल डिलेमा कैच करना है, तो वो बनता जाएगा। प्लस एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा तब बनता है जब आप केस स्टडीज़ करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट। तो इसका क्या है कि थ्योरी पार्ट में भी इसका इंपॉर्टेंस है एंड केस स्टडीज़ में भी है। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग केस स्टडीज़ ना, यू विल सी दीज एथिकल डिलेमास। आपको मॉडल आंसर्स में भी ये चीज़ें बहुत दिखेंगी। PYQs जब देखोगे तो PYQ के मॉडल आंसर से पिक करना सबसे पहले। सो आई एम गिविंग यू स्टार्ट पॉइंट कि एथिकल डिलेमा पे नोट कैसे बनाने हैं, तो या तो एक्स फैक्टर से बना लो, पर अगर अभी क्या है PYQs को आप एनालाइज करो, ठीक है। तो PYQs एनालाइज करोगे तो मॉडल आंसर्स जो है ना, मॉडल आंसर्स में ये हर जगह आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसको करना है, मेक नोट्स ऑन एथिकल डिलेमास। आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड है यहाँ पे देखो,
ethical dilemmas. She's also made notes on conclusions, different type of conclusions. तो आई थिंक ये हायर थिंकिंग वाली बात है, मैं अभी तुम्हें ये करने के लिए नहीं बोलूँगी, अभी मैं बोलूँगी कि मे बी कोड्स के थ्रू कर सकते हो, बट राइट नाउ एटलीस्ट एथिकल डिलेमास हो गए, और ये जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एथिक्स कीवर्ड्स है ये तो अभी बनाते चलो, मे बी आफ्टर सम टाइम जब आप वन पेजर नोट्स थोड़े कंफर्टेबली बनाने लग जाओगे तब यू वुड ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कैसे लिखने. फॉर दैट यू हैव टू रीड अ कपल ऑफ मॉडल आंसर्स, यू हैव टू सी बिट ऑफ अप्रोचेस एंड राइट टेस्ट ऑल्सो. टेस्ट लिखोगे तो भी वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग बनती है. एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो एटीट्यूड है जैसे, तो लिखो यहाँ पे क्या है, दिस इज एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है. टाइप्स क्या होते हैं, दिस इज अगेन what is range and type of attitude. Attitude is a very important topic, उससे questions आते हैं घुमा फिरा कैसे भी आएंगे, तो dimensions अच्छी बननी चाहिए. ambivalence, implicit attitude, explicit attitude, components क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, reasons क्या हैं divergence of attitude में. अब attitude के बारे में basic fundamental लिखा, what next do you need, अब क्या चाहिए, अब attitude change, that is the whole idea of ethics, ठीक है. nudge, behavior, attitude change कैसे होगा, एटीट्यूड चेंज की कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव एसोसिएशन मॉडल्स होते हैं लाइक पैवलोवियन कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग. दिस इज व्हाट योर नोट्स शुड हैव. एंड देन हाउ सोशल इन्फ्लुएंस हेल्प्स इन एटीट्यूड चेंज. बात क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड चेंज के बारे में कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं एटीट्यूड चेंज के लिए, हाउ इफेक्टिव दैट इज, हाउ कैन वी डू इट, व्हाट इज द सोशल इन्फ्लुएंस, हाउ व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. तो नोट्स जब एटीट्यूड के बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे. अब ये लास्ट डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ. देखो सिविल सर्वेंट्स, एक जैसे मैंने 4 चीज़ें बताई बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है. तो एक तुम कीवर्ड्स का बनाओ, ठीक है, एक एथिकल डिलेमा का, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दिस. सी दिस इज समथिंग जो कि पूरे साल चलेगा, ये पूरे साल करना है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और एथिक्स तो पढ़ोगे तो एक कंटेम्प्रेरी व्यू बन जाएगा. लेकिन ये है, इस पे पूरे टाइम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कहीं पे भी अच्छे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान देना इस बात पे कि आपको एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल्स कहाँ पे कैसे लगेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने का. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शशांक आला एंड भूपेश चौधरी, दे आर IAS couple from Mizoram, they fought malnutrition, improved educational quality and nutrition. Gardens, value क्या है, compassion. Why? Because they're working for a cause that is close to their hearts. For example, malnutrition जैसी चीज़ों से डील करने के लिए, going that step ahead, you need to have compassion, you need to have that empathy, right? एक जैसे स्वरोचिष सोमवंशी, what he did, Operation Sanjeevani to curb malpractice, Dagna pneumonia affected child's belly is singed with hot iron. That is a superstition. What he did, he worked with objectivity. So what you do, आप इस तरीके से बनाओ कि एक पेज लो, राइट द नेम ऑफ द ऑफिसर और दैट सिविल सर्वेंट और दैट पब्लिक फिगर जिसके बारे में लिख रहे हो, सिर्फ एक दो लाइन में बस बताओ कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन और कौन सी वैल्यू. तो क्या है कि जैसे वैल्यू कोई, मतलब जैसे कंपैशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अब कंपैशन पे 10 मार्कर आ गया है, तो आपने क्या किया, आपने 10 मार्कर क्वेश्चन पे, फिर आपको याद आ गया यहाँ से क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स बनाते रहो एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डू. सिमिलरली दिस इज द लास्ट थिंग, वेस्टर्न फिलोसफी पे आपको इस तरीके से यू हैव टू हैव शॉर्ट नोट्स, जैसे सोक्रेटिस, ठीक है, प्लाटो, अरिस्टोटल, स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियंस, मैकियावेली, हॉब्स. दिस इज अवेलेबल ऑन द एक्स फैक्टर. इसके लिए मुझे लगता है कि आप एक्स फैक्टर को डायरेक्टली रेफर करो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इधर उधर देखने की, एंड यू विल हैव दैट, ठीक है. सो दिस इज ऑल, दीज आर ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल. जैसे कि ये है आपका सिटीजन चार्टर पे, तो सिटीजन चार्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे शी इज़ यूज्ड, गांधी जी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट visitor on our premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption on our work, he is the purpose of it. He is not an outsider on our business, he is part of it. We are not doing him a favor by serving him, he is doing a favor by giving us an opportunity to do so. Now if I read something, so why I read this entire thing is because बहुत important है for you to understand कि किस level का introduction होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी वैल्यू एडेड थिंग. सिटीजन चार्टर है, कोई सोचेगा भी नहीं कि सिटीजन चार्टर पे इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये GS2 में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब एथिक्स में आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखो इंट्रोडक्शन, राइट. देन व्हाट इज सिटीजन चार्टर, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड सजेशंस बाय सेकेंड ARC. एक पेज का बना के खत्म करो, ठीक है, दैट्स इट. और आगे क्या कर सकते हैं सिटीजन चार्टर के लिए, वो एक शायद आपका और डायमेंशन हो सकती है.
सो दीज आर ऑल द थिंग्स सो फार. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए. दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन एंड यू कैन स्कैन दिस QR कोड. इसको स्कैन कर लो अभी एंड यू कैन गेट ऑल द नोट्स, PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्कैन करके मिल जाएगा. दिस इज़ माई पर्सनल नंबर. You can call me, you can come to the offline office to have any kind of discussion with me. And this is it, guys. Thank you so much for attending.